देखो बच्चों, हम सबसे पहले उठाते हैं एक मुद्दे को, यूनिक नेचर ऑफ इंडिया एंड चाइना, भारत एवं चीन की विशिष्ट प्रकृति। पहले मैं बता दूं कि इंडिया इज सपोज टू बी वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। मेसोपोटामिया और इजिप्ट के सिविलाइजेशन के समकालीन ही भारत में हड़प्पा सभ्यता थी, आपने नाम सुना होगा। चीन की सभ्यता उसके थोड़े बाद की है, लेकिन जैसा कि द वंडर दैट वाज इंडिया के लेखक एल बैशम मानते हैं कि अगर हम कॉन्टिन्यूइंग सिविलाइजेशन में देखें, क्योंकि अफसोस ये हुआ कि मेसोपोटामिया और मिस्र वाला जो सिविलाइजेशन है बाद में उसका इस्लामाइजेशन हो गया तो दब गया, और बहुत बाद में चलकर फिर वो रिवील हुआ अप टू 19th सेंचुरी, जब उस पर दोबारा उसकी स्टडीज हुई। लेकिन इंडिया और चाइना का जो सिविलाइजेशन है उसका कॉन्टिन्यूएशन है। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि सिविलाइजेशन का एंड हो गया। मैं पीछे एक लेक्चर में आपको बता चुका हूं, इट कॉन्टिन्यूड इन अल्टर्ड फॉर्म। और जो पाशुपत शिवा से लेकर मदर गॉडेसेस का वर्शिप है वो आज तक आपके कल्चर में है, तो इसका मतलब है कि वह मरा नहीं था। तो दूसरा आप कह सकते हो, पहला वर्ल्ड का अर्लीस्ट कॉन्टिन्यूइंग सिविलाइजेशन इंडियन सिविलाइजेशन है, एंड द सेकेंड वन चाइनीज सिविलाइजेशन है। चाइनीज सिविलाइजेशन भी कंटिन्यू किया। कन्फ्यूशियस की शिक्षा आज तक किसी न किसी रूप में चाइना के समाज को प्रभावित बना रही है। तो ये पहलू है, दैट इज द यूनिक नेचर ऑफ इंडिया एंड चाइना, मीन्स कि बोथ आर द यूनिक नेशंस, बोथ नेशंस आर हैविंग द कंटिन्यूएशन इन देयर कल्चर, एंड द इंडिया इज द फर्स्ट earliest continuing culture in the world, China is the second one. Then we have to go further. अब दोनों के बीच समानता देखते हैं कि इंडिया और चाइना में, इतिहास में मैं आपको ले चलता हूं अतीत में, और मैं दोनों के बीच आपको समानता बताता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप उसे देखोगे और समझोगे। देखो, दोनों विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में एक है। बोथ आर वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। ये बिल्कुल ही क्लियर है, आपको अभी अभी मैंने कहा है, आप समझ चुके होंगे। दूसरा, दोनों को अपनी संस्कृति के विशिष्ट होने का एहसास है। अब इंडिया को ऐसा लगता है कि हम स्पिरिचुअल टीचर हैं दुनिया के, हमारी संस्कृति विशिष्ट है। यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि व्हेन इन शिकागो वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट स्वामी विवेकानंद वाज delivering a lecture, how much empowered he felt. I am just representing India, the Vedantic philosophy of India. तो इंडिया को अपने कल्चर का एहसास है। इंडिया में एक गौरव है कि हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है और हमारी संस्कृति विविधता में एकता का उदाहरण है। उसी प्रकार से चीन को भी अपनी संस्कृति की विशेषता का गुमान है। उसे भी ऐसा लगता है कि हमारी संस्कृति प्राचीनतम संस्कृति में एक है, और वो तो थोड़ा चाइना में थोड़ा एरोगेंस भी है। तो वह जो कल्चरल एरोगेंस यहाँ तक कहता है कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति हमारी है, तो वो एरोगेंस वहां पर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन, प्राचीन काल में व्यापार तथा बौद्ध धर्म के माध्यम से संपर्क। अब इंडिया और चाइना का जो संपर्क है, देखो ये दोनों एशिया के दो जाइंट नेशन है। आप लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, एंड व्हेनेवर यू विल ऑब्जर्व एंशिएंट हिस्ट्री, आई विल ड्रॉ द अटेंशन टू दिस फेनोमेना। यू माइट हैव हर्ड अबाउट सिल्क रूट एज वेल। आपने रेशम मार्ग का नाम सुना होगा। रेशम मार्ग का नाम तो आप सुनोगे ही सुनोगे। अगर आप अतीत में हो तो आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंटली भी आप जिसको BRI प्रोग्राम कहते हो, दैट इज द रीइनकार्नेशन ऑफ द ओल्ड सिल्क रूट, ऑल्दो इन डेवलप्ड फॉर्म। तो अब रेशम मार्ग उस समय बना, और रेशम मार्ग के माध्यम से जब चाइना का व्यापार चलेगा तो इंडिया का भी मेजर कंट्रीब्यूशन होगा। और दोनों एक तरह से जाइंट कंट्री था, दोनों का गाइगेंटिक साइज था, और पश्चिम से जो व्यापार होता था उसमें ट्रेड बैलेंस इंडिया एंड चाइना के फेवर में था, क्योंकि हमने हमेशा पश्चिम से प्रेशियस मेटल पूरब की तरफ खींचा, क्योंकि हमारे और दोनों की इकोनॉमी की कोई सानी नहीं थी, और ये एंशिएंट टाइम में भी था। आप समझ सकते हो कि भारत से व्यापार करने में रोमन साम्राज्य ने कितना गोल्ड गवाया था। कि एक रोमन लेखक हुआ करता था प्लिनी ने आंसू बहाया है। प्लिनी ब्रस्ट इनटू टीयर्स ऑन द फिनोमेना ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम रोम टू इंडिया। प्लिनी के आंखों से आंसू गिरने लगे कि हमारा सारा धन छन छन कर सारा गोल्ड भारत जा रहा है। ये मैं अर्ली सेंचुरीज की बात करता हूं। और हुआ ऐसा कि जब बुद्धिज्म का स्प्रेड हुआ, तो बुद्धिज्म तिब्बत से होते हुए चाइना तक फैल गया।
और चाइना में बुद्धिज्म को वाइडर एक्सेप्टेंस मिला। यू कैन साइट द एग्जाम्पल ऑफ द चाइनीज ट्रेवलर फाहियान एंड ह्वेनसांग, इत्सिंग एटसेट्रा। दे केम टू इंडिया इन ऑर्डर टू डिस्कवर द एंशिएंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट। मतलब जो ह्वेनसांग है, फाहियान है, इत्सिंग है, वो भारत आते रहे, उन पुराने जो धार्मिक ग्रंथ है वो धार्मिक ग्रंथों को एक्सप्लोर करते रहे हुए। नालंदा विश्वविद्यालय में कितने चाइनीज विद्यार्थी थे आप परिकल्पना कर सकते हो। तो दोनों को वहां पर बुद्धिज्म जोड़ रहा था एंशिएंट में, दोनों को ट्रेड जोड़ रहा था। फिर प्राचीन रेशम मार्ग का संचालन भारत एवं चीन के मध्य सहयोग के बिना संभव नहीं। आगे मैं आपको एक रेशम मार्ग बताऊंगा। तो उस रेशम मार्ग में क्या होता था, जरा सा मैं मैप तो नहीं ड्रॉ कर सकता, वेरी फ्रैंकली मैप में इस पर रखूंगा, लेकिन मैं एक थोड़ा सा आपको एक दृश्य दिखाना चाहता। जैसे माना कि ये चाइना है और इधर आए तो ये इंडिया है। अब यहां से मध्य एशिया होकर एक रेशम मार्ग जाएगा। तो अब रेशम मार्ग जाएगा, ये पेशावर है सिंधु नदी के पास, ये रेशम मार्ग ऐसे जा रहा है। तो पेशावर से ये रीजन जो मध्य एशिया से गुजरेगा ये बैक्टीरिया है। तो ये रेशम मार्ग यहां से टच होकर जाता था। तो हमारे कुछ डायनेस्टीज ऐसे थे जो रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखते थे और यहां से रेशम चीन निर्यात करता था। वह पूर्वी रोमन साम्राज्य, बिजेंटियन साम्राज्य को, या आप रोमन साम्राज्य भी कह ले। तो उसमें क्या होता था, वो जो रेशम मार्ग प्राचीन में चला, जिसका आज चीन बहुत इतनी सारी पब्लिसिटी कर रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि उसमें एक दिलचस्प तथ्य है कि बिना इंडिया के सहयोग के वो रेशम मार्ग नहीं चला पाता था। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता कि एक तो कुषाण एम्पायर का इस क्षेत्र पर नियंत्रण था, तो कुषाण एम्पायर का तो कोऑपरेशन चाहिए ही। इधर हान साम्राज्य था, इधर कुषाण साम्राज्य था, उधर पश्चिम में रोमन साम्राज्य था। इन तीनों के द्वारा ये रेशम मार्ग का संचालन होता था। तो फिर क्या हुआ कि दिलचस्प बात मैं बताऊं कि आगे रोमन साम्राज्य का एक प्रतिद्वंदी हुआ करता था पार्थियाई साम्राज्य। रोमन साम्राज्य का एक प्रतिद्वंदी हुआ करता था पार्थियाई साम्राज्य। तो वो पार्थियाई कहते हैं ईरानी को। तो कई बार क्या होता था, इस रूट को डिस्टर्ब कर देता था, और जब वो इस रूट को डिस्टर्ब कर देता था तो चाइना एक उपाय निकालता। वो भारत में, पूर्वी भारत में, इधर तुम अगर बंगाल देखोगे तो बंगाल में एक था ताम्रलिप्ति बंदरगाह। तो लैंड रूट से यहाँ आता था और लैंड रूट से आकर बंगाल के ताम्रलिप्ति से होते हुए उत्तरा पथ क्रॉस करते हुए, और तब वो चला जाता था अरब सागर के जो भरौच है बंदरगाह, और सामुद्रिक मार्ग से भारत की सहायता से भेजता था। तो आज जो चाइना इतना बेचैन हुआ पड़ा है क्योंकि इंडिया BRI का पार्ट नहीं बन रहा है, क्योंकि इंडिया के अपने कुछ कंप्लेंट्स है जिसकी चर्चा हम करेंगे। तो चाइना का बेचैनी का कारण ये है, देखो तुम लोग तो करंट से जुड़े हुए रहते हो, मैं मान के चलूं कि थोड़ा बहुत आप लोग इस चाइना वाले मुद्दे को अभी वर्तमान में समझ रहे हो। तो ग्वादर पोर्ट तो एक बहुत ही फेमस पोर्ट है, नाम सुना होगा, जो पाकिस्तान में उसने डेवलप किया है। और उधर से अगर आप आओगे तो झिंगजियांग चाइना का रीजन है, ग्वादर के ही पास में है, वो सेंट्रल एशियन का पार्ट है। और वहाँ पर क्या है कि मुस्लिम जनसंख्या अच्छी खासी है। और ग्वादर के आप बगल में देख रहे हो बलूचिस्तान का रीजन है, और बलूचिस्तान का रीजन उनका डिस्टर्ब है। तो चीन का बेसिक चिंता जो BRI का है वो क्या है कि चीन दुनिया का पेट्रोलियम का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, आप जानते हो। तो सबसे बड़ा इंपोर्टर है, तो अब उसके साथ है कि इंपोर्ट का उसका रूट क्या है। अगर उधर से वो पूरब से आता है तो मलक्का में देखते हो चौक पॉइंट है, वहाँ पर भी इंडिया वहाँ पर अपना वर्चस्व रखता है। और वहाँ से जब तुम आओगे तो इधर बंगाल की खाड़ी के बाद चाइना इधर हिंद महासागर की तरफ मुड़ेगा, हिंद महासागर से वो अरब सागर में जाएगा, और अरब सागर से फारस की खाड़ी होकर चाइना जाएगा, तो ओरमुज है उसका पॉइंट। तो इतना ज्यादा सी रूट, अगर वो लैंड रूट में इंडिया से फाइट करता है तो इंडिया सी रूट को इधर डिस्टर्ब कर देगा, तो उसका तो पेट्रोलियम आना ही बंद हो जाएगा। तो उसने सोचा कि एक तीर से दो शिकार करते हैं, उधर डायरेक्ट मध्य एशिया से मांग निकालते हैं और उसको हम ग्वादर बंदरगाह से जोड़ेंगे, और ग्वादर बंदरगाह से जोड़ने के बाद सीधे वहीं से हम अपने तेल के भंडार तक पहुंच जाएंगे एक्सेस। उनका लगभग 600 किलोमीटर वहां से उनका डिस्टेंस भी कम हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि उनका डिस्टेंस भी कम हो रहा है, तो पेट्रोलियम की ढुलाई भी सस्ती हो जाएगी। लेकिन वहां पर प्रॉब्लम बेसिक क्या है कि ग्वादर के बगल में बलूचिस्तान है, और बलूचिस्तान डिस्टर्ब रहता है, और बलूचिस्तान के डिस्टर्बेंसेस में इंडिया का हाथ माना जाता है। अब हम ये नहीं करें इंडिया उसके लिए अकाउंटेबल है, आप गलत मत समझना, कम से कम पब्लिकली तो हम एक्सेप्ट नहीं करने जा रहे। लेकिन अगर बलूचिस्तान में डिस्टर्ब होता है, उसका वह रूट अगर BRI डिस्टर्ब होता है, तो चाइना पसीना पोंछ रहा है, फिर तो उसको हिंद महासागर से आना पड़ेगा, और हिंद महासागर वाले रूट से अगर वो मूव किया तो फिर इंडिया
से कैसे वो बच पाएगा। और ये समस्या तो रेशम मार्ग में थी, रूट डाइवर्ट करके उनको इंडिया से ले जाना होता। चाइना के लिए बहुत बढ़िया होता अगर उसके BRI प्रोग्राम का इंडिया हिस्सा रहता। चाइना आज बहुत मेंटली फ्री होता, लेकिन उसने गलती जो इतिहास में कर दी है और उसका चश्मदीद गवाह मैं आपको बना रहा हूं, आप ही बताओगे। ये रेशम मार्ग, पुराना रेशम मार्ग हमने बताया, देखिए ऐसे आया है, पामीर से आया है ऐसे करते हुए, और ये आप देख रहे हो यही पहले रोमन एम्पायर को ऐसे जाता था। अब देखिए इंडिया है, इंडिया के ऊपर, इंडिया यहीं तक है तो उसको टच ऊपर से करता था मध्य एशिया से, और ये रेशम मार्ग ऐसे गुजरते हुए तब रोमन साम्राज्य को जाता था। तो एक ये हो गया प्राचीन रेशम मार्ग का संचालन दोनों के बिना संभव नहीं था, ये तो हमने आपको बता दिया, समानता का बिंदु है। रेशम मार्ग मैंने दिखा दिया, इस पर एक नजर आप लोग, क्योंकि मैप आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करती है, तो आपने मैप डाल दिया। अब और भी समानता के बिंदु निकल रहे हैं। ये तो आपने प्राचीन काल में आलम देखा। अब मध्यकाल की बात बता रहा हूं कि 18वीं सदी तक दोनों की निर्यातोन्मुखी अर्थव्यवस्था तथा आकलन के अनुसार 1820 में वैश्विक घरेलू उत्पाद में चीन एवं भारत का अंशदान लगभग 55%। मींस एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी अप टू 18th century, and according to an estimation the contribution of both the economies in the world GDP in 1820 was nearly 55%। अब देखो यहां पर दिलचस्प चीज क्या है कि अब तक तो हमें पश्चिमी विश्व ठगते रहे कि भाई आप लोग बहुत पीछे हो, you cannot compete with the western world, they were much advanced nation right from the very beginning। बट ये बात एक एंगुस मेडिसन है, वो एंगुस मेडिसन एक बहुत बड़ा एक वेस्टर्न एक्सपर्ट है, तो उसने एक एस्टिमेशन या आकलन किया। उसने कहा कि वर्ल्ड जीडीपी का, मतलब उसमें जीडीपी, देखो जीडीपी का कॉन्सेप्ट उस समय नहीं था, आप गलत मत समझना, जीडीपी का कॉन्सेप्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और अफरा तफरी में आई है। लेकिन जीडीपी को अगर आज का भी हम आधार बना लें और उसको आधार बना के पीछे जाकर आकलन करें तो पता चलता है कि वर्ल्ड जीडीपी का 55% 19वीं सदी के आरंभ तक भारत और चीन के पास रहा था। तो और विशेषकर, हालांकि ये तो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड डेट हो जाएगा क्योंकि बहुत लोग इसको नहीं मानेंगे, तो कम से कम प्लासी के बैटल से पहले तक तो भारत का मान ही ले, वर्ल्ड जीडीपी का 24% इंडिया एंड वर्ल्ड जीडीपी का 31% चाइना, ये स्थिति थी। तब ब्रिटिश हमारे ऊपर पलासी और बक्सर का वॉर थोपेंगे और धीरे धीरे इंडिया का कोलोनाइजेशन होगा और 19th सेंचुरी में हमें वो तैयार माल का आयातक बनाएंगे। तो जब उनके यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू होगा तो धीरे धीरे फिर डिफ्रेंसिएशन होना शुरू होगा और ब्रिटिश इकोनॉमी 3% से बढ़ के 20% तक चली जाएगी वर्ल्ड जीडीपी में, और हमारी इकोनॉमी कम होकर 3% और उससे भी नीचे गिर जाएगी। तो ये तो बहुत आगे की बात है, लेकिन उस समय दुनिया दोनों पश्चिमी विश्व को चैलेंज कर रहे थे। इन दोनों की इकोनॉमी का वर्ल्ड में मुकाबला नहीं था। दोनों पश्चिमी साम्राज्यवाद का शिकार तथा उपनिवेश के रूप में स्थापित, बोथ फेल अ प्रे टू वेस्टर्न इंपीरियलिज्म एंड वेयर कन्वर्टेड इनटू कॉलोनीज। अब देखो भारत की कथा तो आप लोग जानते होंगे, वो शुरू हुआ पलासी और बक्सर के वॉर से, और चीन की कथा हुई अफीम युद्ध से। चीन अफीम के कारण बर्बाद हो गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुनाफा कमाने के लिए चीन में बिल्कुल ही अंतहीन रूप में एंड अनरेस्ट्रिक्टेड ईस्ट इंडिया कंपनी कंटिन्यू टू एक्सपोर्ट opium in unrestricted form in China. And when China tried to put a check over that, Britain just imposed a war on China in 1839 that is known as Opium War, and that ended up to 1842. उसने जबरन चीन पर अफीम व्यापार थोपा, और जब चीन ने उसको अपोज करने का प्रयास किया तो उसने चीन को के साथ अफीम युद्ध किया 1842 तक, और वहीं से चीन की गुलामी की तरफ चीन चल पड़ा। उस पर कई वॉर हुए, वो कहानी में मैं नहीं जाना चाहूँगा, और मैं केवल इतना बताना चाहूँगा कि आज भी चीन में अफीम के प्रति इतनी घृणा व्याप्त है कि अगर कोई ड्रग के साथ पकड़ा जाता है तो डेथ सेंटेंस का प्रावधान आज भी रखा हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि इतना अफीम से उसको एलर्जी है कि अफीम के कारण चीन कभी बर्बाद हो चुका है हिस्ट्री में। तो खैर एनीवे, तो ये इनका हुआ। अब इंडिया एक कॉलोनी रही। इंडिया और चाइना में फर्क आपको उपनिवेश में यह दिखेगा कि भारत केवल ब्रिटेन की एकमात्र कॉलोनी रही, लेकिन चीन एक
मतलब कई देशों की कॉलोनी रही। चीन और जापान एक ऐसा उदाहरण है जिसको पश्चिमी देशों ने मिलकर लूटा है। चाइना की स्थिति रही कि सभी ने मिलकर लूटा, और 19वीं सेंचुरी के एंड तक तो उन्होंने स्लोगन दे दिया, कट ऑफ द चाइनीज मेलॉन, चीनी खरबूजे को काटो। आपस में बांटने की बात सोच रहे थे, लेकिन चूंकि आपस में उनका मतक नहीं हुआ, इसलिए चाइना नहीं बढ़ सका। उन्होंने चाइना पर कोई रहम नहीं किया, आपस में लूट के माल के बंटवारे पर ही मतभेद हो गया, इसलिए वो चाइना को बांट नहीं सके। तो दोनों का एक ही एक्सपीरियंस है, दोनों पश्चिमी साम्राज्यवाद का शिकार हुआ, दोनों पीड़ित हुआ। फिर 1950 तक दोनों आधुनिक गणतंत्र के रूप में स्थापित हुए। जैसे आप लोग, मुझे लगता है भारत का तो लिबरेशन मूवमेंट, कोई भी आप में से कोई भी अगर श्रोता यह कहोगे कि हम इंडिया का नेशनल लिबरेशन मूवमेंट नहीं जानते हैं, तो आई कैन नॉट बिलीव इट। यू आर हैविंग द नॉलेज अबाउट द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अगर कहोगे हम चाइना का नहीं जानते हैं, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि आप जो हिस्ट्री बैकग्राउंड के नहीं हो और जो थोड़ा सोशल साइंस में अगर नेचुरल रुचि रखते हो, तो वो तो जरूर थोड़ा बहुत उलट दिया होगा आपने। अब फिलहाल यही जानो कि चीन की अपनी एक लंबी कहानी, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। चीन में एक कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1917 में जिस समय इंडिया में हुआ, तकरीबन उसी समय 1921 में औपचारिक रूप में चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत हुई। शंघाई में एक बैठक हुई, लेकिन हमारे यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ट्रांसफॉर्म नहीं ला सकी, और वहाँ उसको एक बड़ा ही जुझारू लीडर मिल गया, वेरी यू कैन से वेरी स्ट्रांग विल पावर। और जो जुझारू लीडर है उसका नाम था माओ सेतुंग, और माओ सेतुंग ने वहाँ पर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिया। माओ सेतुंग के बारे में कहा जाता है कि माओ सेतुंग एक तरह से उसने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को एक स्ट्रांग फोर्स बनाने में उसी का रोल है, और अंत में वो एक तरह से गृह युद्ध लड़कर चियांग काई शेक की सरकार को पराजित करके, और तब उसने 1949 में एक चीनी गणतंत्र की घोषणा की। और ठीक 1950 में, आज़ादी तो हमें 1947 में मिल गई थी ब्रिटेन से, फिर 1950 में हमने भी गणतंत्र की स्थापना की घोषणा की। तो इतने चीज बच्चे, 7 पॉइंट हमारे कॉमन आए जो चीन और भारत को करीब लाते हैं। अब देखो, जब भारत को आज़ादी मिलेगी तो सबसे पहली गठित होने वाली सरकार कौन होगी, अनुमान करिए। तो आपको कहने की जरूरत नहीं है, अब जवाहरलाल नेहरू की सरकार होगी, कांग्रेस की सरकार होगी, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री होंगे। अब ये 7 चीजें मिल रही है, तो पंडित जी को ये लालच होना बहुत स्वाभाविक है कि अगर इंडिया और चीन में दोस्ती हो जाती तो कितना बढ़िया होता। लेकिन असमानता के बिंदु भी है, असमानता के बिंदु को आप देखिए, वो भी है, आपको ध्यान देना है। देखो, थोड़ा सा लंबा लेक्चर जाएगा तो आप लोग ब्रेक करके उसको देख लेना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड को, मैंने क्या कहा, ये पास्ट एंड द प्रेजेंट सीरीज है, कम्युनिकेशन सीरीज है। लेकिन बच्चों को ध्यान रखना पड़ता है कि प्रेजेंट में जैसे डोकलाम का स्टैंड ऑफ है, तब से तो तुम देख ही रहे हो, फिर अभी रिसेंट में स्टैंड ऑफ हुआ है, वो भी देख रहे हो। जो आप तो ये तो आपका करंट का ही इश्यू है कि आपने उस पर गौर किया, लेकिन इतिहास इसके बच्चे नहीं जानते हैं। तो बच्चों, थोड़ा सा, चूंकि हम अगर सबको लेकर चलते हैं तो थोड़ा सा हमको इतिहास पर विशेष नजर इसलिए देना पड़ता है ताकि बच्चे इस वर्तमान के इतिहास को समझ सके। तो इसलिए हम थोड़ा सा टाइम हिस्ट्री में ज्यादा देकर आपको फिर वर्तमान पर लाएंगे, लेकिन मैं वर्तमान पर मानकर चलूंगा कि आप लोग उसके टच में हो, पेपर्स पढ़ रहे हो, न्यूज पेपर्स पढ़ रहे हो, तो उसका ज्ञान तो आपको करंट के सोर्स से भी मिल ही रहा होगा। तो मैं आपको बता रहा था कि भारत में सांस्कृतिक विविधता थी, सांस्कृतिक विविधता थी। भारत एक ऐसा देश था जिसमें कभी भी सांस्कृतिक एकरूपता कोई भी शासक लागू करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इतनी सांस्कृतिक विविधता थी। भौगोलिक और जलवायु संबंधी विविधता ने सांस्कृतिक विविधता को आवश्यक रूप में जन्म दे दिया। लेकिन यहाँ विशाल आकार के बावजूद भी सांस्कृतिक एकरूपता चीन का एक खासियत ये रही कि इसका तो भारत से भी आप देखते हो आकार में क्या है, बावजूद इसके चीन ने कभी भी विविधता को भारत की तरह महत्व नहीं दिया। चीन की सरकार की हमेशा कोशिश रही कि वहां पर कोई न कोई रूप में एकरूपता को बल मिले, और स्वयं जो कन्फ्यूशियस चीन का चिंतक था वह भी इस एकरूपता का ही प्रवर्तक रहा था। तो उधर उदार धार्मिक परंपरा में विचारों की स्वतंत्रता, मीन्स कि हियर यू कैन से कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, हियर यू कैन से कल्चरल यूनिटी इन स्पाइट ऑफ लार्ज एरिया, लिबरल रिलीजियस ट्रेडिशंस एंड फ्री एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज, उदार धार्मिक परंपरा एवं विचारों की स्वतंत्रता। देखो, मैं इसलिए नहीं फेवर कर रहा, ये मेरा जिंगोइज्म या ओवर नेशनलिज्म नहीं बोल रहा है, या एक्स्ट्रा, या आप कर सकते हो कि अति राष्ट्रवाद नहीं बोल रहा है, बल्कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं
कि प्राचीन भारत के लोगों ने जो धार्मिक उदारता या शासक हो या सामान्य लोग हों, उन्होंने जो धार्मिक उदारता की नीति दिखाई वे पूरे विश्व में दुर्लभ है। यह एक ऐसा देश था जहां शासक ने भी किसी एक धर्म को संरक्षण नहीं दिया। आप समझ सकते हो आप कि एक शासक, पल्लव शासक को ही लो, ब्राह्मणिज्म को सपोर्ट करेंगे, बुद्धिज्म को सपोर्ट करेंगे। चालुक्य शासक को लो, ब्राह्मणिज्म को सपोर्ट करेंगे, जैनिज्म को सपोर्ट करेंगे। अशोका को लो, अशोका को बुद्धिज्म का को पैट्रोनाइज किया, अशोका ने बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज किया और उसी अशोका ने आजीविकाज को भी पैट्रोनाइज किया, ब्राह्मणिज्म को भी पैट्रोनाइज किया, यानी उन्हें सबको संरक्षण दिया। वी कैनॉट मेक अ क्लेम कि दे फेवर्ड अ सिंगल वन सेक्ट। और यहाँ पर तो आपको रिलीजियस परसिक्यूशन एंशिएंट में कोई शासक, एक शशांक जैसे शासक के बारे में कहा जाता है जो बंगाल का गौड़ क्षेत्र का शासक रहा था। कुछ जो बौद्ध स्रोत हैं वो पुष्यमित्र शुंग को भी इसके लिए ब्लेम करते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पुष्यमित्र शुंग को बदनाम किया गया है, क्योंकि ये पुष्यमित्र शुंग ने तो बल्कि भरहुत में एक स्तूप, बुद्धिस्ट स्तूप बनवाया है। तो यहाँ पर इस तरह की चीज हमारी परंपरा में नहीं रही है। अब तुम समझ सकते हो कि ऐसे चिंतक हुए जो खुले विचारों का यहाँ पर एक्सप्रेशन हुआ। इसको बल्कि रुमिला थापर ने एक बुक ही लिखी, पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स, जिसमें महात्मा बुद्ध और महावीर से लेकर और चारवाक तक की चर्चा है कि हाउ डिड दे वर्क एज द पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स, फ्री स्वतंत्र रूप में विचारों को व्यक्त किया। इसी पर अमर सेन ने एक पुस्तक लिखी, आर्गुमेंटेटिव इंडियंस। उन्होंने कहा कि पश्चिम आज प्रजातंत्र स्थापित करने की बात का दावा करता है, राइट टू एक्सप्रेशन देने की अपने लोगों में बात करता है, लेकिन यहाँ पर पश्चिमी जो चिंतक हैं और जो बुद्धिजीवी हैं उनको पता होना चाहिए कि भारत में यह तब था जब पश्चिम में ये चीज बड़ी दुर्लभ थी, क्योंकि पश्चिम में तो पूरे मध्यकाल में देखोगे धर्म के नाम पर रक्तपात बहाया गया है। हमारे यहाँ विचारों की स्वतंत्रता थी, तो जिसको तुम डेमोक्रेटाइजेशन कहते हो, वो डेमोक्रेटाइजेशन तो प्रजातांत्रिकरण तो हमारी संस्कृति में ही नहीं थी। अ सेंस ऑफ डेमोक्रेसी वाज इंश्राइंड इन आवर कल्चर नेचुरली। तो इस प्रकार से आप देखते हो। इधर उदार धार्मिक परंपरा है, कन्फ्यूशियस के प्रभाव में परंपरा एवं सत्ता पर बल। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कन्फ्यूशियसिज्म एम्फसाइज ओवर अथॉरिटी एंड द ट्रेडिशन। देखो, कन्फ्यूशियस एक बड़ा ही डिफरेंट टाइप का चिंतक हुआ है। अब हम ये नहीं कहते हैं, क्योंकि हमारा जैसे बुद्ध महावीर है और वहाँ ईरान में जरथुस जैसे चिंतक है, उसी समय कन्फ्यूशियस नामक चिंतक हुआ और यह चिंतक बड़ा महत्वपूर्ण चिंतक अपने युग का माना जाता है। लेकिन खैर ये भी जिस समय कन्फ्यूशियस आया उस समय चीन उथल पुथल, राजनीतिक उथल पुथल की प्रक्रिया से गुजर रहा था और उसमें उस प्रक्रिया को देखते हुए और फिर उसने कुछ इस तरह के रिकमेंडेशन किए, लेकिन वो अपने विचारों में बड़ा कंजर्वेटिव है। वो परंपरा और सत्ता की बात कन्फ्यूशियस करते हैं। कन्फ्यूशियस कहते हैं कि प्रत्येक प्रजा को अपने राजा के प्रति, गुरु के प्रति, अपने माता पिता के प्रति और सारे श्रेष्ठ और सीनियर्स के प्रति समर्पण होनी चाहिए। बच्चों को अपने माता पिता का ऑबलाइज होना चाहिए और माता पिता को चाहिए अपने बच्चे की पूरी गलती अपने सिर पर ले ले। तो मतलब ये है कि उसमें एकदम सत्ता, परंपरा, पैटर्नलिज्म, इसका वो बहुत बड़ा प्रवर्तक था। और बताया जाता है कि कन्फ्यूशियसिज्म चीन के मस्तिष्क में और चीन की संस्कृति में इंश्राइंड है। इतना तक कि बाद में जब चीन में गणतंत्र आया, चीन में जो गणतंत्र या साम्यवाद आप कह सकते हो, कम्युनिज्म आया, तो कम्युनिज्म ने पहले चाहा कि हम कन्फ्यूशियस के वैल्यू सिस्टम को रिमूव कर दें, क्योंकि जहां वो ओल्ड जनरेशन की बात करता था कन्फ्यूशियस, वहीं कम्युनिज्म ने न्यू जनरेशन की बात की। जिस समय आप कह सकते हो कन्फ्यूशियस ने जिस समय ट्रेडिशन की बात की, पैटर्नलिज्म की बात की, मेल डोमिनेंस की बात की, उस समय कम्युनिज्म ने मेल फीमेल इक्वलिटी की बात की, न्यू जनरेशन की बात की, चेंज की बात की। तो उसके अपोजिट में ये आया था, लेकिन आगे चलकर स्वयं चीन पर ही कन्फ्यूशियसवाद का प्रभाव हो गया। और यही वजह है कि तुम देखोगे जो चीन का साम्यवाद है वह साम्यवाद सोवियत रूस के साम्यवाद से या पूर्वी यूरोप के साम्यवाद से सबसे अलग हो जाता है, क्योंकि कन्फ्यूशियसवाद के प्रभाव से चीन का साम्यवाद उभर नहीं पाया। मैं तो इतना तक आपको कहूँगा कि दुनिया में हर जगह अगर एक क्यूबा को अपवाद में रखो तो वहाँ पर फिडेल कास्त्रो का कुछ वर्क भी वैसा रहा, अन्यथा हर जगह से एक तरह से कम्युनिज्म का सफाया हो गया। लेकिन चाइना ने आज भी अपनी कम्युनिस्ट सत्ता बनाई हुई है और उसको मार्केट सोशलिज्म के रूप में चला रहा है।
मतलब एक तरफ उसने बाजार को खोल दिया लेकिन अपनी राजनीति को नहीं खोली, प्रतिनिधित्मक सरकार स्थापित नहीं की, फिर भी चीन की प्रजा बर्दाश्त कर रही है। क्या भारत की प्रजा बर्दाश्त करती है? अभी देखो इतिहास में इस चीज का निपटारा बहुत मुश्किल है, एंड दैट इज ए कॉन्ट्रोवर्शियल इशू। मैं एक बात आपको बताता हूँ बच्चों, जो सोशल साइंस है, ह्यूमैनिटीज है, उसमें हम लोगों को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वो ये होता है कि आप समझते हो किसी चीज का एक इंटरप्रिटेशन होता है, नहीं, यही तो ह्यूमैनिटीज का स्ट्रेंथ है और यही ह्यूमैनिटीज का वीकनेस है। वहां पर जिस दिन कंसेंसस हो जाएगा किसी मुद्दे पर, उसी दिन सोशल साइंस का डेथ हो जाएगा। वो तो चलना है, विचार आप देंगे, हम देंगे, वो देंगे, और उसी से यही इंटरप्रिटेशन। तभी तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, विवेचन कीजिए, टू डिस्कस, टू क्रिटिकली एनालाइज। क्यों? क्योंकि इतने विचारों में आप किस विचार को तरजीह देते हैं? तो क्वेश्चन का भी नेचर उस तरह का होता है। तो मैं ये कह रहा हूं, ये जो मैं कह रहा हूं हो सकता है ऑब्जेक्शनेबल, बट ट्रूथ इज दैट कि अगर वही सिस्टम जो चाइना में है इंडिया में होता, इंडियन पीपल उसको बर्दाश्त नहीं करता। अब तक समझ सकते हो जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857, और उस समय भी लोगों ने अपने आप को संगठित किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट। समझ सकते हो ब्रिटिश के पास कितनी बड़ी सत्ता होगी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ रहा है और डर यह है कि एक एक को गोली न मार दें। उस समय भी भारत छोड़ो, क्विट इंडिया, कितनी हिम्मत की थी, कितने लोग, कितनी कैजुअलिटीज हुई थी। तो ये थैंक्स टू कन्फ्यूशियस कि चीन की प्रजा आज भी सरकार के प्रति नम्र बनी हुई है। अब चौथा, मध्यवर्गीय नेतृत्व में शांतिपूर्ण ढंग से तथा सिविल तरीकों का इस्तेमाल कर आजादी हासिल करना, टू गेट फ्रीडम थ्रू पीसफुल मीन्स। इधर देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में सैनिक संघर्ष के माध्यम से चीनी गणतंत्र की स्थापना अंडर द लीडरशिप ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी एंड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट टू एस्टैब्लिश चाइनीज रिपब्लिक। देखो, कहा जाता है कि बच्चे का जिस तरह का लालन पालन होता है वैसा ही बच्चे का स्वभाव होता है। मैंने अपने पिछले लेक्चर में कहीं पर आपको बताया होगा कि एक्चुअली हमारे यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी आई, या इंडिया में डेमोक्रेसी इतनी सफल हुई, और जबकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी को इतने दशक तक अनइंटरप्टेड चलने का कोई मतलब नहीं था। क्यों? क्योंकि हम जितने सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस से जूझ रहे थे, उसमें एशियो अफ्रीकन, बाकी एशियो अफ्रीकन कंट्रीज की भांति भी हमारे यहाँ भी चली जाती। विशेषकर कास्ट एक्सप्लॉयटेशन था, जेंडर एक्सप्लॉयटेशन था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था। लेकिन अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को बनाए रखा तो कहीं ना कहीं नेशनल मूवमेंट का भी इम्पैक्ट है। पर ही पीसफुली सत्याग्रह, अहिंसा, हाँ ठीक है, रिवॉल्यूशनरी भी ट्रेंड था, लेकिन डोमिनेंट ट्रेंड तो पीसफुल ही रहा। इसलिए हमारे यहाँ सत्ता का पीसफुल हस्तांतरण भी हुआ। तो यहाँ जो मध्यवर्गीय लीडरशिप आया वो कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को लेकर बढ़ रहा था। उधर माओ सेतुंग लॉन्ग मार्च, मतलब ये समझो 1945 से लेकर और 1949 तक जो वॉर चला है उसमें 10 लाख सैनिक लेकर कम्युनिस्ट पार्टी लड़ रही थी, और ये कम्युनिस्ट पार्टी ने के पास को करोड़ों किसानों का समर्थन था। गुरिल्ला टैक्टिक्स से लड़ते हुए 4 वर्ष के घमासान युद्ध के बाद तब इसने चीन में सत्ता स्थापित की। तो चूंकि इसकी पैदाइश ही युद्ध से हुई थी, तो युद्ध की मानसिकता तो होनी ही थी स्वतंत्रता के बाद चीन की, और भारत की मानसिकता शांति की थी। तो नेक्स्ट, अपने विदेश नीति में सॉफ्ट पावर तरीकों पर बल देकर प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना, टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस इन फॉरेन पॉलिसी थ्रू सॉफ्ट पावर अप्रोच। 5, उधर चीन हार्ड पावर तरीके का प्रयोग कर चीन को शताब्दियों की अपमानजनक स्थिति से मुक्त करना, टू मेक यूज ऑफ हार्ड पावर मेथड इन ऑर्डर टू मेक हर सेल्फ फ्री फ्रॉम सेंचुरीज ह्यूमिलिएशन। देखो, चीन में कहा जाता है, कभी कभी अभी भी न्यूज़पेपर में आते हैं। अब हिस्ट्री की जानकारी होने से आपको एक फायदा ये होगा कि न्यूज़पेपर में कई आर्टिकल्स ऐसे आते हैं कि बच्चे उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि इसका इंटरप्रिटेशन, इसका मीनिंग क्या है। जैसे वहां पर यह आता है कई बार कि मिडल कंट्री सिंड्रोम चाइना के बारे में, और कई बार यह उभर कर आता है जिसे आप कहते हो सेंचुरीज ऑफ ह्यूमिलिएशन। इसका कारण यह है कि चाइना को पहले अपने महान होने का एहसास था कि वी आर द ग्रेट, और फिर सेंचुरीज का ह्यूमिलिएशन हुआ, चीनी खरबूजे को काटो। तो चीन का क्या था कि जैसे भारत का था, तो भारत का विदेश नीति में आज भी है सॉफ्ट पावर अप्रोच को हमने हमेशा तरजीह दी। मेल मिलाप थ्रू परसुएशन, हम अपने विचारों से, अपने तर्क से, अपने इकोनॉमिक पॉलिसी से, हर से लोगों को इम्प्रेस करके तब हम विदेश नीति पर प्रभाव बनाए, दैट इज सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर है जिसको कहते हो, उसके लिए जिसको मसल पावर थ्रू मिलिट्री पावर
यू आर जस्ट गोइंग टू क्रिएट द इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो चाइना का बेसिक हार्ड पावर ही रहा और इंडिया का सॉफ्ट पावर मेथड था। स्वतंत्रता के बाद भी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है, या इंडिया का जो मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है जो एशियो अफ्रीकन कंट्रीज को उपहार में दे रहा है, लिबरेशन की बात कर रहा है, कल्चरल वैल्यूज़ की बात कर रहा है। तो इंडिया चाह रहा है कि हम अपने संस्कृति के प्रभाव में, अपने आर्थिक और राजनीतिक विचारों के प्रभाव में अधिक से अधिक देशों को रखें। तो इन दोनों के अप्रोच में जो यह फ़र्क है, यह फ़र्क भी आगे टकराहट लाना है। नेक्स्ट वन आप देखते हो कि भारत में ब्रिटिश विदेश नीति। देखो बच्चों, भारत में हम ब्रिटिश विदेश नीति को इसलिए समझाना चाहेंगे कि आप अगर जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति को समझना चाहते हो तो मैं थोड़ा सा हट जाता हूं ताकि आप लोग एक नज़र इसको पढ़ लो। और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि मैं आपको पीपीटी का भी डाउनलोड करवा दूंगा ताकि आप लोग उसका फ़ायदा उठा सको। लेकिन हमें एक एक चीज़ को देता हूं कि ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी की विशेषता क्या है, क्योंकि जब तक ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी को आप नहीं समझोगे तब तक आप भारत के फॉरेन पॉलिसी को नहीं समझ पाओगे, जो स्वतंत्र भारत की फॉरेन पॉलिसी को। इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी भी आपको पता हो। देखो, जब ब्रिटेन ने अमेरिका को खोया था तो इंडिया इमर्ज टू बी द मोस्ट प्रेशियस ज्वेल इन द ब्रिटिश क्राउन। अमेरिका को खोने के बाद भारत ब्रिटेन का सबसे कीमती आभूषण था, वो ब्रिटिश क्राउन का। तो उसको हर स्थिति में ब्रिटिश बचाना चाहते थे। तो अगर देखो, अब हम बात तो इंडिया चाइना की कर रहे हैं, यहाँ वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बहुत सारे मुद्दे आके इन्वॉल्व हो जाएंगे नेचुरली, हम उन्हें रोक नहीं सकते। जैसे एशिया में तुम देखोगे वर्चस्व की दो देशों में काफी लड़ाई चली, एक था ब्रिटेन, दूसरा था रूस। बल्कि भारत में आपको याद होगा ऑकलैंड से लेकर और लॉर्ड लिटन तक जो नीति रही थी, उस नीति को कहते थे रूसोफोबिया। रूसोफोबिया का मतलब है कि रूस के भय से यह प्रचालित नीति थी। तो हमेशा इंडिया को डर होता था कि रूस इनक्रोच करेगा। उधर चीन भी उस समय पावर था, मतलब पावर इस सेंस में, चलो उसमें विदेशी गुलाम ही सही, लेकिन था तो ड्रैगन अभी फंसा हुआ था, जंजीरों में बंधा हुआ था, परंतु यह ड्रैगन कभी भी जंजीर तोड़ सकता था। तो ब्रिटिश ने एक बफर क्षेत्र का कॉन्सेप्ट लाया इंडिया को बचाने के लिए। बफर क्षेत्र में उन्होंने क्या किया कि 2 प्रकार के रिंग बनाए। आप लोग मैप को विजुअलाइज कर रहे हो ना, थोड़ा सा वर्ल्ड मैप को हल्का सा विजुअलाइज कर लो अपनी नजर के सामने और पश्चिम से पूरब की तरफ नजर डालो। तो उत्तर पश्चिम में उसको सबसे बड़ा खतरा रूसी विस्तार का लग रहा था। तो रूस के अगेंस्ट में उसने उत्तर पश्चिम में पहला बफर क्षेत्र बनाया ईरान को और दूसरा अफगानिस्तान को। इसलिए अफगानिस्तान पर ब्रिटेन हमेशा प्रभाव बनाकर रखना चाहता था। हालांकि दोनों बार उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। यू माइट हैव हर्ड अबाउट द अफगान पॉलिसी ऑफ ऑकलैंड एंड लिटन, द फर्स्ट अफगान वॉर एंड द सेकेंड अफगान वॉर। बोथ टर्न टू बी फियास्को फॉर द ब्रिटिश एम्पायर एंड दे गिव अ वेरी सीरियस जोर टू ब्रिटिश प्रेस्टीज इन द रीजन। लेकिन फिर भी ब्रिटिश हमेशा अफगानिस्तान से उलझे रहते थे। बल्कि पहले तो उन्होंने वॉर का सहारा लिया था और फिर उन्होंने क्या किया कि जब देखा कि अब वॉर से काम नहीं चलेगा तो फिर एक हेनरी लॉरेंस आए, उन्होंने मास्टरली इनएक्टिविटी की पॉलिसी चलाई। जब आप लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे तो जानोगे। लेकिन फिर उसके बाद जब विस्तार शुरू हो गया तब फिर लिटन ने एक बार फिर जाके वॉर किया, फिर वॉर में फिर अफगानों से पिट गया। तो अब इसे लगा ब्रिटिश को कि भाई ये अच्छी बात नहीं है बार बार अफगानों से पीटना, तो एक दूसरा उपाय करते हैं। क्योंकि अगर अफगानिस्तान पर वर्चस्व नहीं होगा तो रूस तो उधर विस्तार करेगा ही। तो उसने सोचा कि चलो हम अपनी सीमा और अफगानिस्तान के बीच ही बॉर्डर बना लेते हैं कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो इसलिए 1891 में तुम देखते हो कि 1891 में वहां पर डुरंड था, हेनरी डुरंड। तो उसने डुरंड लाइन खींची अफगानिस्तान और भारत के बीच। 1893 में डुरंड लाइन खींची गई। 1890 के दशक का सकते हो कि 1.5 वर्ष 2 वर्ष इसमें लगे थे। तो इसमें एक डुरंड लाइन खींची। क्या ये डुरंड लाइन हमें विरासत में नहीं मिली? भारत का विभाजन हो गया तो पाकिस्तान को विरासत नहीं मिली। पाकिस्तान डुरंड लाइन पर अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का मनमुटाव बना हुआ है। इसीलिए अब पाकिस्तान की मजबूरी है कि अफगानिस्तान में कोई फ्रेंडली शासक रहे, क्योंकि कोई भी वहां पर सरकार आती है अफगानिस्तान में तो पहले वो डुरंड लाइन पर ही प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर देती है, जैसे चीन ने मैकमोहन लाइन पर प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दिया था। तो उधर डुरंड लाइन खींची और फिर 1895 में पामीर को बेस बनाकर
ऑक्सस रिवर के दक्षिण का भाग अफगानिस्तान को देते हुए उसने 1895 में रूस और अफगानिस्तान के बीच एक समझौता करा कि ब्रिटिश मेंटली फ्री हो गया कि यार चलो हमारी जान बची। और बाद में 1907 में जब ब्रिटेन और रूस के बीच समझौता हो गया तो ब्रिटेन फिर मेंटली फ्री हो गया। तो ईरान अफगानिस्तान इधर बनाया था उसने आउटर रिंग, और उसके बाद जब पूरब की तरफ आओगे तब उसने एक तिब्बत को बनाया। तिब्बत को बनाया दोनों के अगेंस्ट में, रूस और चीन। क्योंकि आप याद करो रूस उत्तर पश्चिम में भी है और रूस चीन में भी, पूरब में भी था, तो रूस दोनों तरफ से विस्तार कर सकता था। तो तिब्बत को उसने बनाया दोनों के लिए, उसने रूस के लिए भी बनाया बफर रीजन और चीन के लिए भी बनाया। तो आपको मतलब जब मॉडर्न हिस्ट्री पर होगे तो पता चलेगा लॉर्ड कर्जन जो भारत की सीमा के विषय में बहुत ज़्यादा संवेदनशील था, टू मच सेंसिटिव, तो उसने यंग हस्बैंड को भेजा था यहाँ से तिब्बत में, क्योंकि वहाँ पर रूसी विस्तार को रोकने के लिए। तो ये इस तरह से उसने तिब्बत को, तो आउटर रिंग में 3 को रखा, ईरान, अफगानिस्तान और तिब्बत। फिर उसने दूसरा इनर रिंग बनाया। तो इनर रिंग में उसने बनाया नेपाल, भूटान, सिक्किम और बर्मा, इसको दूसरा इनर रिंग बनाया। तो नेपाल, भूटान, सिक्किम और बर्मा वो चाइनीज विस्तार को रोकेंगे, तो इसलिए इन चारों को लिया। जैसे आप देखोगे जब ब्रिटिश का जब और पीछे देखोगे तो जब लॉर्ड हेस्टिंग्स था तो उसने जब नेपालियों को पराजित किया था 1814-15 में, तो उस बाद फिर उसने एक संधि की थी, जो संधि आज भी तुम देखते हो चर्चा में और विवाद में बना हुआ है। तो सुगौली की संधि कहा जाता है 1816 में। तो सुगौली की संधि के आधार पर उसने नेपाल से भूटान और सिक्किम को के प्रभाव क्षेत्र से उसे अलग कर लिया, और आगे चलकर उसने फिर भूटान और सिक्किम को भी अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया। और बर्मा से तो 3 वॉर ब्रिटिश लड़े। पहले एमहर्स्ट लड़ा फर्स्ट एंग्लो बर्मा युद्ध, फिर लोअर बर्मा को डलहौजी ने जीत लिया, और फिर आगे डफरिन के समय में 1886 में फाइनली बर्मा को भारत में मिला लिया गया। तो मतलब ब्रिटिश इन दोनों रिंग को बना कर रखे थे। इसके बाद ब्रिटिश ने क्या किया होता, ब्रिटिश के पास तो बहुत मजबूत नौसेना थी, तो ओरमुज फारस की खाड़ी और इधर मलक्का इंडोनेशिया तक उसके जो नौसेना थे उसका वर्चस्व वहां बना हुआ था। उसने इधर फिर अफ्रीका के कोस्ट पर उधर अदेन में उसने अपना एक अड्डा बना लिया था, जहां पर वो अपने नौसेना वगैरह को रखता था अपनी सुरक्षा के लिए। और फिर उस क्षेत्र में उसका पैसा इंडियन अकाउंट से जाता था। तो ब्रिटिश ने भारत की सुरक्षा के जो प्रबंध किया हुआ था उसमें आपके मन में कई बार लालच आएगा कि भारत में कोई ऐसी सरकार होती जो थोड़ा मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट होता और ब्रिटेन से अगर वो थाती ले लेता, लेकिन वो भारत की इकोनॉमी उस कंडीशन में नहीं थी कि भारत ऐसा करता। अगर ऐसा आप चाहते तो आपके पास एक ही रास्ता था, आपको फिर अमेरिका या रूस किसी के शरण में जाना पड़ता, और दोनों में से किसी के शरण में जाते तो उसको आपको जगह देनी पड़ती, अपने यहाँ अड्डा बनवाना पड़ता। तो अब आपको चूज करना है कि आपको क्या चाहिए था। अगर आप अमेरिका के बल पर दादागिरी एशिया में करना चाहते तो आप एशिया के सबसे बड़े दादा जरूर हो जाते, लेकिन फिर अमेरिका को सलामी करनी होती। अगर रसिया के बल पर करते तो भी हो जाता। चाइना को तो आप काउंटर बैलेंस कर सकते थे, लेकिन डॉक्टर फॉस्टर्स की तरह कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल को गिरवी में रख के हमने ताकत पाई। तो बच्चों ये सब थोड़ा बड़ा इतिहास के कई बार मार्मिक प्रसंग है कि लालच होता है कि काश अगर इंडियन गवर्नमेंट ऐसा किया होता तो क्या, लेकिन जब तुम रैशनली सोचोगे तो ये बातें थोड़ी सी अलग हो जाती है। अब ये हमको आउटर रिंग और इनर रिंग थोड़ा सा आपको दिखाना चाहा है। ये अफगानिस्तान से आप देखो, अब वेस्टर्न चाइना, इधर चाइना का एरिया है। तो यहाँ से आओगे, जैसे ये चाइना है, चाइना के ही बगल में देखो अब तो तिब्बत था, ये देखो तिब्बत था जो हमारा बॉर्डर नहीं था, अब चाइना हो गया। उधर से पूरब की तरफ जाओगे तो आपको दिखेगा पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। अब पंडित नेहरू आए, अब यहां से भारत की विदेश नीति देखो, क्योंकि कई बार आने वाली पीढ़ी मूल्यांकन करती है कि हमारी पुरानी पीढ़ी ने जो निर्णय लिए थे वो सही है गलत था। आज भी बच्चों आप लोगों को एक बहुत बड़े विवाद का सामना करना पड़ता होगा, और बार बार इस चीज़ पर आप लोग गौर करते होंगे। ये एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है कि नेहरू ने की चीन की पॉलिसी या चीनी नीति एक भूल थी भारत के लिए, वो डिवास्टेटिंग थी, दैट इज़ ए ग्रेट फियास्को। और आज जो इंडिया चाइना का जो प्रॉब्लम बना हुआ है, क्या ये नेहरू लीगेसी है? तो यहाँ पर देखोगे डेमोक्रेटिक कर्जन, पहला मैंने बताया पंडित नेहरू को डेमोक्रेटिक कर्जन अपनी सीमाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील, मैंने कैरेक्टराइज एट डेमोक्रेटिक कर्जन। ये मैं नहीं बोल रहा,
ये बहुत फॉरेन एक्सपर्ट हैं, एसडी मुनि हैं, उन्होंने कहा है। और यूपीएससी ने आपको 2003 या 2 एग्जैक्ट तो मुझे ईयर याद नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे याद है, अगर अभी क्वेश्चन बैंक में पीछे पलट कर देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि नेहरू को डेमोक्रेटिक कर्जन क्यों कहा जाता था। तो नेहरू को डेमोक्रेटिक कर्जन इसलिए कहा जाता था कि जैसे कर्जन के बारे में कहा जाता था कि कर्जन भारत की सीमा के विषय में बहुत ज्यादा सावधान और बड़ा ही संवेदनशील था। तो जिस तरह से भारत की सीमा के विषय में कर्जन संवेदनशील था, उसी प्रकार से नेहरू भी संवेदनशील थे भारत की सीमा के सुरक्षा के प्रति। लेकिन कर्जन और नेहरू में फर्क यह हुआ कि कर्जन के समय उधर डुरंड लाइन और इधर मैकमोहन तो उसमें नहीं बना था, लेकिन पूरब तक भारत का सुरक्षा कवच बना हुआ था। नेहरू के समय जब पाकिस्तान जब अलग हो गया तो उत्तर पश्चिम का सुरक्षा कवच तो हमारा ऑलरेडी टूट चुका है। तब तो तुम देखते हो कि आज चीन घर में घुसना इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान तो उसको पीओके में आसानी से ला देता है। तो वो चीज तो खैर बाद में, उसमें तक तो वॉर नहीं हुआ था, उसमें तो पीओके पर कब्जा नहीं हुआ था चीन का। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि चीन का दबाव इस बॉर्डर पर भी रहा। तो ये नेहरू के टाइम के उनको डेमोक्रेटिक कर्जन कहा गया, बिकॉज ही वॉज टू मच सेंसिटिव टुवर्ड्स द बॉर्डर, जस्ट लाइक लॉर्ड कर्जन इन 1905। अब भूटान एवं सिक्किम 1950 के साथ संधि। अब मैं ये बताऊंगा कि एक कहावत कही जाती है कि जैसे हिटलर से एक बार पूछा गया था कि आर यू एन वेर यू एन एबल रूलर, क्या तुम एक योग्य शासक थे? तो उसने कहा एबल वॉज आई बिफोर एल्वा। बिफोर एल्वा का मतलब हुआ कि एल्वा द्वीप पर जो हारा था लिपजिक का बैटल, और एल्वा में जब उसको डिपोर्ट किया गया था, निर्वासित किया गया था, तो उसी को कहा कि मैं एल्वा आने से पहले जरूर योग्य था, लेकिन अब एल्वा पहुंच गया हूं तो योग्य नहीं हूं, मतलब कि मैं हार चुका हूं। तो अगर आप नेहरू की विदेश नीति देखोगे तो कई बार सरप्राइज हो जाओगे कि यह मैन इतना रियलिस्टिक पॉलिसी अडॉप्ट किया तो चीन के संबंध में ऐसी गलती क्यों कर डाली। क्योंकि देखो, अब देखो, भूटान का ही मामला है, सिक्किम का मामला है और नेपाल का मामला है। ये तीनों ब्रिटिश से स्वतंत्र हो रहे थे। ये तीनों किसी प्रभाव में जा सकती थी, हो सकता था शीत युद्ध के हिस्सा बन जाती। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में केवल एक पाकिस्तान को तो जाना ही था, किसी को भी इन्होंने किसी एलाइन में नहीं जाने दिया, श्रीलंका तक को रोक दिया। अब समझ सकते हो, सिक्किम, भूटान, ये सब ब्रिटिश के सबऑर्डिनेट कंट्रीज रहे थे। नेपाल, अब ब्रिटिश आजाद हो गए, जवाहरलाल नेहरू ने बहुत स्ट्रांगली डील किया। उन्होंने, आपको एक तिथि भी दी गई है, उन्होंने भूटान से 1949 में भूटान की सरकार को इस बात के लिए राजी किया कि आप विदेश नीति हमारे संरक्षण में रखिए और आंतरिक मामले में आप स्वतंत्र हैं। मुझे नहीं, आपको, यू हैव टू वर्क एज ए प्रोटेक्टेड स्टेट, आप एक संरक्षित राज्य के रूप में रहेंगे, आपके हक में भी अच्छा है। परसुएडेड और भूटान मान गया। फिर 1950 में उन्होंने सिक्किम को किया। सिक्किम को उन्होंने कहा कि देखिए, आप प्रोटेक्टेड हो जाइए, आपकी सुरक्षा की उत्तरदायी हमारे ऊपर है, डोमेस्टिक मामले में आप स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन एक पर्यवेक्षक जाके देखता रहेगा कि आप सही ढंग से आंतरिक कार्य को निर्वाह कर रहे हैं या नहीं। सिक्किम को मानना पड़ा। नेपाल थोड़ा सा प्रेस्टिजियस कंट्री था, उसको भी एक सेंस ऑफ हिस्ट्री थी और उसको इस बात का एहसास था कि मैं भी बहुत प्राचीन राष्ट्र रहा हूं। तो नेपाल से उन्होंने दूसरे ढंग से डील किया। नेपाल को उन्होंने कहा कि देखिए, चाइना में कम्युनिज्म आ चुका है और ये कम्युनिज्म भविष्य में तिब्बत के लिए खतरा होगा। कल को अगर चीन तिब्बत पर कब्जा कर लेता है तो आपके लिए फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो आप इसको समझ लें, सोच लें। तो नेपाल भी संधि में बंधने के लिए तैयार हो गया। तो 1950 में पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी उसके साथ कर ली। 1950 की संधि आज भी नेपाल बार बार कहता है संधि रिवाइज करिए। हालांकि भूटान से तो इंडिया ने संधि रिवाइज कर लिया 1949 वाला, लेकिन नेपाल से अभी भी कोई ना कोई रूप में वो कायम है। तो ये तीनों उन्होंने डील किया। नेपाल में तो उन्होंने और भी स्ट्रांगली डील किया। देखिए, नेपाल क्या था, नेपाल का जो लोकेशन था, और विशेषकर चाइना में जब साम्यवाद आ गया था, कम्युनिज्म आ गया था और कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था, तो ब्रिटेन और अमेरिका के तो कान खड़े थे। तो ब्रिटेन और अमेरिका चाहता था कि नेपाल को आधार बना के हम भविष्य में चाइना को टेथर करें। तो अब अगर उनको आधार बनाना था नेपाल को, तो नेपाल को प्रभाव क्षेत्र में लेना था। तो नेपाल में उस समय जो गवर्नमेंट थी उसमें किंग था, किंग त्रिभुवन था, और उसका जो मिनिस्टर हुआ, प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, वो था राणा। वो राणा फैमिली, जैसे किंग की फैमिली होती थी तो प्राइम मिनिस्टर की भी फैमिली थी।
अब राणा बहुत ही करप्ट लीडर था और उसने बहुत ज़्यादा पैसों का घपला करके और वह रकम भारत के बैंकों में सब जमा करके रखा हुआ था। और त्रिभुवन को उसने, अब वास्तविक सत्ता राणा ने अपने हाथों में ले ली थी और राणा त्रिभुवन नहीं चाहता था, लेकिन राणा ने चुपके से अमेरिका और ब्रिटेन के साथ टॉक्स ओपन कर दिया था कि नेपाल आपका सहयोगी राष्ट्र होगा। त्रिभुवन एक तरह से टाइटलर हेड या पपेट बन के रह गया था। जब त्रिभुवन के लिए बहुत सफोकेटिंग हो गया तो त्रिभुवन 1953 में वो भारत की तरफ भागा। तुरंत जवाहरलाल नेहरू ने शरण दे दी उसे। और इधर अमेरिका और ब्रिटेन का गेम प्लान था कि त्रिभुवन की जगह एक ज्ञानेंद्र, उसमें 9 वर्ष का बच्चा था, उसे उसका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाए। और उसने घोषित उसको बैठा भी दिया गद्दी पर राणा ने। और अब अगर वो बच्चा बैठ गया तो अब नेपाल अमेरिका और ब्रिटेन का पिट्ठू बनने जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू ने उस समय इतनी स्ट्रांग पॉलिसी अपनाई कि वह देखने लायक रही। उन्होंने त्रिभुवन को पहले अपने यहां शरण दी। उसमें त्रिभुवन इतना भावुक हो गया, ये भी कहा कि नेपाल को आप इंडिया में विलय कर लीजिए, लेकिन वो जानते थे कि नेपाल ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पॉसिबल नहीं था। उन्होंने तुरंत राणा को कहा कि देखिए, आप अविलंब त्रिभुवन को, फिर आप राजा को रिस्टोर करिए, त्रिभुवन को, ज्ञानेंद्र को हटाइए गद्दी से। वही ज्ञानेंद्र बाद में आप देखोगे नेपाल में, आपने सुना होगा किंग वीरेंद्र की जो एसेसिनेशन हुआ था फैमिली का, तो ज्ञानेंद्र जो बना था वही है। तो जो बाद में वहीं पर रिपब्लिक भी आया नेपाल में। तो कहा आप हटाइए और आप त्रिभुवन जो किंग है उनको रिस्टोर करिए। अगर नहीं करेंगे तो चुटकी बजाते हैं आपकी पूरी प्रॉपर्टी इंडिया में हम सीज कर लेंगे। जितने बैंक अकाउंट्स है, जितने लैंड है, जितनी प्रॉपर्टी है, सबकी रिपोर्ट मैं 24 घंटे के अंदर लेता हूं और सब आपको मैं कन्फिस्केट कर देता हूं, बिल्कुल ही उसको फॉरफिट कर देंगे। राणा के तो होश उड़ गए कि हमारे पूरे कितने जनरेशन की मेरी कमाई इंडिया की में चली जाएगी। वो डर गया, वो झुक गया। और तब उन्होंने ब्रिटेन को यहां से चुनौती भेजी कि देखिए, क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका मान्यता देने वाला था किंग ज्ञानेंद्र को, तो इन्होंने कहा कि अगर आप मान्यता देते हैं तो 1 वीक के बाद ब्रिटिश कॉमनवेल्थ की बैठक होने वाली है, इंडिया उसको बाइकआउट कर देगा। और अगर इंडिया जैसा प्रेस्टिजियस कंट्री ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का बाइकआउट कर देता तो ब्रिटेन के लिए बहुत वो ह्यूमिलेटिंग हो जाता। ब्रिटेन की सरकार झुक गई, अमेरिका को उसने मनाया, ज्ञानेंद्र को हटाया गया, त्रिभुवन को फिर रिस्टोर किया गया। तो उन्होंने कई जगहों पर बड़ी योग्यता भी दिखाई है, लेकिन वही जो नेपोलियन ने कहा था कि एबल वॉज आई बिफोर एल्वा, वही बात घटित हो गई। चाइना उनके लिए वाटरलू सिद्ध हुआ। नेपाल के साथ संधि अन्य पड़ोसियों के व्यवहारिक नीति उन्होंने अपनाई। अब नेहरूवादी आदर्शवाद से चीन के संबंध में नीति टुवर्ड्स चाइना, चाइना में जो भारत की नीति रही नेहरूवादी आदर्शवाद से प्रेरित रही। देखो, मैंने कई चीज चूंकि उनके बहुत सारे बुक्स उन पर पढ़े हैं और व्यक्तिगत तौर पर उनके लाइफ को देखा है कि वो एक मेक बिलीव वर्ल्ड में जीते थे और कई चीजें उनका ऐसा आदर्श था जिसको एक जिद के हद तक प्राप्त करना चाहते। जैसे इकोनॉमी उनको आदर्श था कि हम एक ऐसी मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाएंगे कि भारत में गरीबी को बिल्कुल दूर कर देंगे और इंडिया एक समृद्ध राष्ट्र बनेगा और हर कोई को रोटी मिलेगी। ये उनका स्वप्न था, लेकिन व्यवहार में वैसा नहीं हो सका। उसी प्रकार से विदेश नीति में देखिए उन्होंने जो स्वप्न देखा था वो मैं आपको बताता हूं। आज अगर मोदी साहब किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर जब उस तरह का वजन दिखाते हैं तो बात समझ में आती है, क्योंकि इंडिया इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री है। आज इंडिया का जो जीडीपी है, खैर पर कैपिटा जीडीपी का तो आपने नज़ारा देखा ही, लेकिन टोटल जीडीपी इंडिया का है वो आप देख ही रहे, पीपीपी लेवल पर किस स्टेज पर पहुंचा हुआ है। तो आज का इंडिया है जहाँ पूरे वर्ल्ड की जो कैपिटलिस्ट हैं वो इंडियन मार्केट के लिए कॉम्पीट करते हैं। लेकिन जिस समय हमारे यहाँ लगभग 60% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, इंडिया खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था और इंडिया की इकोनॉमी इतनी लचर हालत में थी, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इंडिया की आवाज बुलंद करनी चाहिए, वो अपने आप में बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी। तो आप देखते हो कि नेहरूवादी आदर्शवाद से प्रेरित भारत एवं चीन के सहयोग के आधार पर एशिया के पुनरुत्थान का स्वप्न, रिसर्जेंस ऑफ एशिया बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब वो एशिया का पुनरुत्थान चाहते थे इंडिया और चाइना के दोनों के सहयोग से, और वो उनका ये मानना था। देखिए उनके मन में प्लान क्या था, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, एक गुट अमेरिकन गुट था, दूसरा रशियन गुट था।
और वो सोचते थे कि हम किसी गुट में रहेंगे तो हमारा कद छोटा हो जाएगा, यानी भारत का कद छोटा हो जाएगा, क्योंकि हम तो उनके पिट्ठू बन जाएंगे, तो स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है। और अगर इंडिया और चाइना, जिसमें इतनी सारी समानता है, दोनों एक बार मिल जाएगी तो दोनों महाशक्तियों को एशिया से खदेड़ देंगे और एशिया का पुनरुत्थान होगा, रिसर्जेंस ऑफ एशिया। वही एशिया जो 17वीं सदी में था, जो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पर हावी था, वही एशिया सामरिक, आर्थिक, हर ढंग से दुनिया के शीर्ष पर होगा। और अमेरिका और रूस भी एशिया की तरफ देखते रहेंगे अपलक और ललचाई नजरों से। तो जो स्वप्न बुन रहे थे उनका यही स्वप्न था, और वह स्वप्न उन्होंने तभी देख लिया था जब चीन स्वतंत्र होकर एक गणतंत्र के रूप में 1949 में स्थापित हुआ था। हालांकि जिसमें वो गणतंत्र के रूप में स्थापित नहीं हुआ था तो अभी उन्होंने ख्वाब देखा था, उनका ख्वाब थोड़ा पहले से था, क्योंकि इंडिया ने 1947 में जिस समय स्वतंत्रता हासिल की थी और प्रधानमंत्री थे, उस समय चीन का शासक चियांग काई शेक था, जो कुमिंगतांग दल का था। मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहूंगा। और चियांग काई शेक की जो मिसेज चियांग काई शेक थी, वो बहुत प्रबुद्ध महिला थी अपने समय का, बहुत ही मतलब फ्लुएंट इंग्लिश स्पोकन मानी जाती थी, जबकि चियांग काई शेक उतना इनलाइटेड नहीं था। तो जवाहरलाल नेहरू से चियांग काई शेक और उनकी जो मिसेज चियांग काई शेक है, उनका बड़ा गहरा संबंध रहा और दोनों के बीच बहुत अच्छा कम्युनिकेशन था, दोनों के बीच एम्बेसडर्स के आदान प्रदान थे। और इंडिया की आज़ादी में भी ब्रिटिश पर दबाव डालने में अमेरिकी रूजवेल्ट के साथ साथ चियांग काई शेक का भी हाथ रहा था। अगर हमें लगता है कि माओ सेतुंग की सरकार गठित नहीं होती और चियांग काई शेक की सरकार अगर चीन में रह गई होती, हम उम्मीद करते हैं, हालांकि चियांग काई शेक होता तो एक चीज ये होती कि चीन कोल्ड वॉर का हिस्सा बन जाता और प्रो अमेरिकन उसका अप्रोच हो सकता था और हो जाता, हो क्या सकता था, हो जाता। लेकिन यह भी सही है कि तब वो भारत के लिए वैसा खतरा नहीं होता जो माओ सेतुंग के टाइम में हुआ। तो खैर, तो उनका ये स्वप्न था और ये स्वप्न उसी समय से उन्होंने देखना शुरू कर दिया था, दोनों गुटों के प्रति संतुलित करने का कदम, टू काउंटर बैलेंस बोथ द ब्लॉक। स्वप्न यह था कि हम अमेरिका को भी और सोवियत रशिया को भी, दोनों को हम मतलब अपने, जब हम चाइना और एशिया की समझ शक्ति होगी और एशियो अफ्रीकन कंट्रीज चीन और भारत के पीछे होंगे, तो चीन और भारत के कोलैबोरेशन और उसमें सारे एशियन देश, हालांकि वो कहते थे गुट निरपेक्ष आंदोलन की, जब वो बात करते थे तो कहते थे कि हम गुट निरपेक्षता की बात कर रहे हैं, तीसरे गुट की बात नहीं कर रहे हैं, यू शुड नॉट कंफ्यूज इट विद द ब्लॉक। लेकिन सच्चाई यह थी, कहीं ना कहीं यह बात उनके मन में थी कि एशियो अफ्रीकन कंट्रीज पीछे होंगे और चीन और भारत के बीच का कोलैबोरेशन होगा और भारत का पुनरुत्थान होगा। नव स्वतंत्र एशियाई अफ्रीकी देशों का नेतृत्व, लीडरशिप टू न्यूली इंडिपेंडेंट एशियो अफ्रीकन कंट्रीज। उनका स्वप्न वही था जो मैंने बताया कि एशियो अफ्रीकन कंट्रीज को लीड करेगा और ज्वाइंट पावर चाइना और इंडिया का। चीन को सोवियत रूस से पृथक कर एशिया की ओर मोड़ना, टू रिडायरेक्ट चाइना टुवर्ड्स एशिया। जैसे आप चीन का अगर राष्ट्रीय आंदोलन देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक तरफ अगर संयुक्त राज्य अमेरिका का गुट उसे दबाने का प्रयास कर रहा था, तो दूसरी तरफ सोवियत रूस उसे दूसरे रूप में संरक्षण दे रहा था। और सोवियत रूस के ही संरक्षण में चीन में वो चीनी क्रांति सफल हुई थी। तो जाहिर है कि दोनों कम्युनिस्ट कंट्री थे। तो 1950 में जब चीन ने सोवियत रूस के साथ समझौता किया तो नेहरू को थोड़ा धक्का पहुंचा। नेहरू को लगा कि यार ये तो सोवियत रूस के गुट में अगर चीन जाता है तो फिर एशियाई नहीं रह जाएगा, क्योंकि सोवियत रूस को यूरोपीय पावर समझते थे। तो अगर एशिया का पुनरुत्थान होना है तो सोवियत रूस के गुट, सोवियत रूस से चीन को अलग करना पड़ेगा, पृथक करना पड़ेगा। और उन्होंने वही पृथक करने की योजना बनाई थी कि अगर हम चीन के साथ मित्रता कायम करेंगे तो धीरे धीरे उसको सोवियत रूस के खेमे से बाहर खींच लेंगे। भारत के प्रति चीन की नीति अवसरवाद से प्रेरित, द पॉलिसी ऑफ चाइना टुवर्ड्स इंडिया वाज गाइडेड बाय अपॉर्चुनिटिज्म। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप जितनी उदात्त बातें, माने व्हाट आर यू थिंकिंग इन sublime form, it is not essential and it is not compulsory and it is not you can say although desirable but always not possible. Even your adversary is just thinking on the same pattern. तो वही हो रहा था कि हम लोग तो बहुत स्वप्न बुन रहे थे चीन को लेकर, लेकिन चीन का अपना बड़ा ही अपॉर्चुनिस्टिक कदम था माओ सेतुंग का, क्योंकि जो कम्युनिज्म है वो कम्युनिज्म अपने अपॉर्चुनिटिज्म को एक मेथड के रूप में देखता है, और माओ सेतुंग ने कहीं ना कहीं हमारा यूज करने की योजना बनाई। देखो, चीन को भारत का सहयोग निम्नलिखित मुद्दों पर आवश्यक था। अब चीन को भारत का सहयोग चाहिए था। इंडियन सपोर्ट ऑन फॉलोइंग इश्यूज। फर्स्ट, ताइवान का मुद्दा, द इश्यू ऑफ ताइवान। बच्चों, आप लोग चीन की जो स्वतंत्रता आंदोलन देखोगे
तो मैंने अभी आपको चियांग काई शेक बताया जो कुमिंगतांग दल का है, और मैंने यह भी आपको बताया कि चीन में एक गृह युद्ध के बाद आफ्टर सिविल वॉर एंड देन देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ चाइनीज रिपब्लिक, तो जो सिविल वॉर हुआ उसमें सिविल वॉर में दूसरा पार्टी था चियांग काई शेक। तो जब कुमिंगतांग दल से जब ये 4 वर्षों तक लड़ाई चली तो पहले तो चियांग काई शेक का पलड़ा भारी हुआ, लेकिन फिर चूंकि पीजेंट्स का भी सपोर्ट था तो माओ सेतुंग की जीत हुई और पूरे क्षेत्र पर माओ सेतुंग कब्जा करते हुए आगे बढ़ा। तो लगभग 50 लाख लोगों को लेकर चियांग काई शेक चला गया ताइवान जलडमरू मध्य पर, और वो ताइवान पर पहुंच गया और ताइवान में ही वो इस्टेब्लिश हो गया। और जब ताइवान से माओ सेतुंग खदेड़ना चाहा तो जाकर अमेरिका ने वहां पर उसको परमाणु छतरी दे दी। कहा चीनी गणतंत्र को कि आप उधर मत बढ़ना, नहीं तो आपको फिर परमाणु हथियार का खतरा का सामना करना पड़ेगा। यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि एक ताइवान जलडमरू मध्य क्राइसिस भी हुआ था माओ सेतुंग के टाइम में, जिसमें राष्ट्रपति आइजनहावर ने न्यूक्लियर वेपन्स तक प्रयोग करने की धमकी चीन को दी थी। तो मैं आपको ये बताना चाहता कि ताइवान 2 कंट्री अमेरिका ने बना दिया। तो जवाहरलाल नेहरू, पहली बात तो मैं बताऊं कि जब 1949 में चीन का गठन हुआ था तो इंडिया वॉज द फर्स्ट नॉन कम्युनिस्ट नेशन टू रिकॉग्नाइज इट। पाकिस्तान से ही पहले, मैंने दिसंबर लास्ट में इंडिया ने इसको एक्सेप्टेंस दे दिया था, दिसंबर 1949 में, और पाकिस्तान ने जनवरी के अर्ली में उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन इंडिया ने उससे पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था। और फिर उसके बाद आप समझ सकते हो कि तब ब्रिटेन को भी अपनी जरूरत थी, क्योंकि ब्रिटेन को जरूरत यह थी कि वो कहीं ना कहीं चाहता था, अभी भी आप देखते हो कि उसके अपने कुछ सामरिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट चाइना के साथ थे, तो फिर आगे चलकर उसने भी उसको स्वीकृति दे दी थी। तो उसी प्रकार से तो अब ताइवान का मुद्दा, ताइवान तो सेपरेट हो गया, और जवाहरलाल नेहरू ने आरंभ से ही नारा दिया कि 1 चाइना पॉलिसी, चाइना एक है, ताइवान उससे अलग नहीं है, वो भी चाइना का अभिन्न अंश है। और इस प्रकार से उन्होंने ताइवान को मान्यता नहीं दी। और इधर संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता, द इश्यू ऑफ मेंबरशिप ऑफ यूएन। अब ये मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि चूंकि ताइवान पर तो संयुक्त राज्य अमेरिका की कृपा थी, और संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे पावरफुल कंट्री था, सबसे कह सकते हो इन्फ्लुएंशियल। तो यूएसए ने क्या किया हुआ था कि यूएनओ में, आपको पता होगा कि सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, तो एक चीन भी परमानेंट मेंबर था, उसमें उसको भी पावर के रूप में काउंट हुआ था। तो हुआ ऐसा था कि ताइवान एक छोटा सा कंट्री है, लेकिन जब चीनी गणतंत्र बना तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने उसे मान्यता न दी और ना ही उसको संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में आने दिया। कहा कि नहीं, ताइवान का रिप्रेजेंटेटिव सुरक्षा परिषद में बैठेगा। नेहरू ने, सोवियत रशिया तो आगे था ही, नेहरू ने कैंपेनिंग शुरू कर दी कि नहीं, यह पद मिलना चाहिए चीनी गणतंत्र को, और सिक्योरिटी काउंसिल में चीनी गणतंत्र को सदस्यता मिलनी चाहिए, न कि ताइवान को। और पूरे थर्ड वर्ल्ड के नेशंस को उन्होंने यूएनओ में मोबिलाइज करना शुरू कर दिया। उसी में एक दिलचस्प घटना है, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि इधर कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में काफ़ी रहा है। और बच्चों, आप मतलब चूंकि क्या होता है कि अभी ओवर नेशनलिज्म या जिंगोइज्म का एरा है, तो कई बार क्या होता है कि ये सब बातें बच्चे बिलीव कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको इसका कॉम्प्लिकेशंस बताना चाहता कि एक्चुअली उसमें हुआ क्या था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन था, वो हार्डलाइनर था, वही न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग किया था जापान के अगेंस्ट में। तो ट्रूमैन ने नेहरू को कहा, मैंने उसे व्यक्तिगत रूप से सीक्रेटली वार्ता की कि भाई आप क्यों चाइना की पैरोकारी कर रहे हो, आपको सुरक्षा परिषद में चाहिए सदस्यता, में इंडिया को ही बैठा देता हूं, आप चाइना को भूल जाइए। तो नेहरू ने कहा कि नहीं, यह चीन का अधिकार है और चीन को ही अधिकार मिलना चाहिए। तो बहुत सारे क्रिटिक्स ने बड़ी आलोचना नेहरू की कि वे क्या बात कर रहे हैं, क्यों उसकी जरूरत है, अरे मिल रहा था लेकर निकल लेते। लेकिन बच्चों जरा इसको रैशनली सोचो, शायद चाणक्य भी इसमें हाँ नहीं बताता। 2 कारण मैं आपको बता रहा हूँ। पहला कारण तो यह है कि आप ट्रेड यूनियन के लीडर हो और ट्रेड यूनियन के बाकी अपने मेंबर्स को बाहर छोड़कर आप जा रहे हो मैनेजमेंट से बात करने, और मैनेजमेंट से आपने चुपके से डील कर लिया, बाहर निकल के आओगे तो आपकी क्या गति होगी, इमेजिन करो। नंबर 1। नंबर 2 कि आप जानते हो कि आज इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर क्यों नहीं बन पा रहा है, चाइना उसको ब्लॉक कर रहा है, तो जान रहे हो आप। और यह भी जान रहे हो कि इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि चाइना के पास वीटो पावर है। 4 सिक्योरिटी काउंसिल के 4 मेंबर्स इंडिया के मेंबरशिप के लिए अप्रूव करने के लिए तैयार है, एकमात्र चाइना ने ब्लॉक किया हुआ है। तो उस समय अगर इंडिया को अमेरिका लाना चाहता तो सोवियत रूस वीटो कर देता, क्योंकि सोवियत रूस इसको बर्दाश्त सहन नहीं करता, ये अमेरिकी गुट में चला गया। तो ऐसी स्थिति में इंडिया की कितनी भद पीट थी आप अनुमान कर सकते हो, पद भी नहीं मिला, दुनिया में ही बदनामी हुई, और हमारा तो कैरियर शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाता।
तो इसको इस एंगल से सोचने की जरूरत है। तो ये हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था। एशियाई अफ्रीकी देशों में साम्यवादी चीन की पहचान को स्थापित करना, बांडुंग सम्मेलन 1955। अब आपको आश्चर्य होगा, यही चीन जिसने भारत का इतना मान मर्दन किया, जब 1955 में बांडुंग सम्मेलन में गया था तो चीन को बुलाकर लाया था जवाहरलाल नेहरू ने, और चाउ एन लाई जो जवाहरलाल नेहरू के साथ पीछे पीछे ऐसे घूम रहा था जैसे छोटे भाई की तरह, और जवाहरलाल नेहरू उनका परिचय करवा रहे थे, मिलिए, क्योंकि दुनिया इतनी जल्दी एक साम्यवादी सरकार को मान्यता नहीं देती। लेकिन चीन को इस प्रकार से नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रमोट किया था। बांडुंग सम्मेलन जो 1955 में हुआ था, जिसमें 29 एशियो अफ्रीकन कंट्रीज ने हिस्सा लिया था, वो एक बड़ा ही थर्ड वर्ल्ड का बड़ा ही महत्वपूर्ण सम्मेलन था, और वहां पर भी नेहरू ने इनकी पैरोकारी की थी। नेक्स्ट वन, चीन की महत्वाकांक्षा। एशियाई अफ्रीकी देशों का नेतृत्व भारत के हाथ से छीनना। देखो, चीन में एक स्वाभाविक रूप से है कि मिडल कंट्री, माने एक फील ग्रेट फैक्टर चाइना में हमेशा है। चाइना अपने आप को हमेशा हेवनली किंगडम मानता रहा है कि मैं स्वर्गिक हूँ, हमारे शासक हैं वो देवता हैं और हम दुनिया के श्रेष्ठ हैं। मिडल किंगडम का कॉन्सेप्ट है कि मिडल में हम हैं, दुनिया सब आगे पीछे। तो चीन का मानना था कि हमारे रहते हुए भारत लीड कर रहा है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का, हम किसी तरह से गुटनिरपेक्ष आंदोलन भारत के हाथ से छीने, इसको इतना हम ह्यूमिलिएट कर दें कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का लीडरशिप समाप्त हो जाए। तो एक महत्वाकांक्षा ये भी है। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन को विफल बनाना, जो नेक्स्ट वन पार्ट हमने बताया है, और स्वतंत्र देशों को मार्क्सवाद के मॉडल की ओर आकर्षित करना। एक नेहरू उसके लिए और भी खतरा थे। एक्चुअली हुआ क्या था कि साम्यवादी जो उग्र समाजवादी मॉडल है, तो लोग तो सोवियत रशिया में देख चुके थे, लेनिन के काल में वॉर कम्युनिज्म भी देख चुके थे, स्टालिन के समय जो कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ था जिसमें 50 लाख लोग को निर्वासित किया गया था और 10 लाख लोग मारे गए थे, तो जितनी क्रूरतापूर्वक आर्थिक नीति का कम्युनिस्ट ने इम्प्लीमेंटेशन किया था, तो उससे दुनिया तो थोड़ी डरी हुई थी, तो इतनी जल्दी कम्युनिज्म को एक्सेप्ट करने में परेशानी थी। लेकिन दूसरी तरफ जो अमेरिकन कैपिटलिज्म था वो भी अपने ढंग से क्रूअल था। तो थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज कंफ्यूज थे। उसमें नेहरू ने मिक्स्ड इकोनॉमी का एक मॉडल लेकर पेश कर दिया कि भाई स्टेट का भी रोल होगा, प्राइवेट सेक्टर का भी रोल होगा। तो जो मिक्स्ड इकोनॉमी का डिरिजिस्टे जिसको बोलते हो, तो उसका मॉडल प्रस्तुत किया, तो चीन को लगा कि जब तक ये नेहरू रहेगा हम एक साम्यवाद की तरफ दुनिया को आकर्षित नहीं होने देगा, ये मार्क्सवाद से मोड़ रहा है बाकी देशों को। तो अगर हम इंडिया को डिग्रेड कर देते हैं तो डेफिनेटली हमारा रुतबा ज्यादा वर्ल्ड में होगा और फिर मार्क्सवादी विचार के प्रति एशियो अफ्रीकन कंट्रीज भी आकर्षित होंगे। तो कहीं ना कहीं ये महत्वाकांक्षा भी उसकी थी। नेक्स्ट वन, नेहरू की सरकार की निर्णय की भूल। अब नेहरू की सरकार की निर्णय की भूल है क्या है वो मैं आपको बताता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा। एक है शिमला कॉन्फ्रेंस 1914 एवं मैकमोहन लाइन के माध्यम से ब्रिटिश के द्वारा तिब्बत को बफर क्षेत्र के रूप में स्थापित। तिब्बत इस्टेब्लिश्ड एज ए बफर रीजन। देखिए, जैसे अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद होगा, थोड़ा सा उत्तर पश्चिम में रशिया वर्सेस ब्रिटेन बताकर हमने डुरन लाइन की चर्चा की थी, आपको याद होगा। अब मैं थोड़ा आपको मैकमोहन लाइन बताना चाहता। मैकमोहन लाइन ये बताना चाहता कि एक्चुअली हुआ था ऐसा कि चाइना के दक्षिण में तिब्बत था और तिब्बत हमारा पड़ोसी था, तो उसमें कुछ इस तरह की घटना थी और भारत का तिब्बत से एक बार लंबा संबंध रहा था पहले से भी। और उधर जो चीन आया, चीन की जो साम्यवादी सरकार आई, तो एक तो चीन को खुद भी बहुत तरह का कंफ्यूजन होता है। चीन को ऐसा लग रहा था कि साम्राज्यवाद ने जो हमारा सेंचुरीज का ह्यूमिलिएशन है और जो इंपेरियलिस्टिक पावर है, उन्होंने हमारे वैध भूभाग को बहुत जगह छीना हुआ है। अब उसके दिमाग में बात बैठी हुई थी कि एक समय था कि इस पूरा एरिया हमारा था, तिब्बत हमारा, बर्मा हमारा, नेपाल, भूटान, सिक्किम, बंगाल, थाईलैंड, ये सब हमारा क्षेत्र था जिसको साम्राज्यवादी शक्तियों ने छीन लिया। अब चीन के साथ है कि चीन हमेशा इस तरह की गलतफहमी का शिकार होता है। अब देखिए, वो दक्षिण चीन सागर पर और पूर्वी चीन सागर पर जो दावा कर रहा है, वहां जो स्टैंड ऑफ कर रहा है, जैसे वियतनाम और फिलीपीन से और जापान से, तो इसके पीछे उसका तर्क क्या है? अरे 1533 में एक जेंग हे हुआ करता था, उसको चीन का कोलंबस कहा जाता था। उसने कई एक तरह से नौसेना का अभियान किया था उसने।
और कई नाविक अभियान, 7 नाविक अभियान किए थे। उसमें वो दक्षिण चीन सागर की तरफ भी गया था, फिर वो हिंद महासागर से होते हुए अरब सागर में अफ्रीका के पूर्वी कोस्ट तक गया था। उसके आगे अफ्रीका के पश्चिमी कोस्ट तक नहीं जा सका, तभी मिंग डायनेस्टी की सरकार थी और आगे सरकार ने उसको, इस प्रोजेक्ट को ही बंद कर दिया। तो अब जहां जहां वो गया उसको अगर चीन दावा करे तो ये अपने आप में बहुत गलत बात है, क्योंकि फिर तो वो अरब सागर पर भी दावा कर ले, वो हिंद महासागर पर भी दावा कर ले। तो इस तरह की बात थी। ये बातें बहुत तर्कयुक्त नहीं थी, लेकिन अब चीन को लगता था कि तिब्बत वाकई में चीन का, पर तिब्बत का वर्चस्व रहा था, इसमें कोई डाउट नहीं है। बर्मा और नेपाल भूटान तो नहीं, लेकिन तिब्बत पर रहा था। हाँ, नेपाल भूटान वगैरह उसके अधीनता एक तरह से थे, मतलब वो उनको लगता था कि हाँ इंडो चाइना उसके अधीनता के अंतर्गत थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका पार्ट था। अब मान लो मुगल यहाँ भारत पर रूल किया तो सेंट्रल एशिया में काबुल पर बाबर का कब्जा था, अकबर का कब्जा था, तो काबुल पर हम तो क्लेम नहीं कर सकते ना। तो उसी प्रकार से ये चीज चाइना का ये जस्टिफाइड नहीं था। हाँ, तिब्बत पर उसका वर्चस्व रहा था लंबे समय तक। तो अब हेनरी मैकमोहन को लगता था, जो जिसको मैकमोहन लाइन खींचा, उसमें घटना ये हुई कि आप लोग चीन का इतिहास पढ़ोगे तो वहाँ पर 1911-12 में चीन में एक मूवमेंट हुआ, और मूवमेंट के बाद वहाँ पर एक सरकार स्थापित हुई थी। उस सरकार को कहते थे कुमिंगतांग दल की सरकार। डॉक्टर सन्यास सेन बाद में राष्ट्रपति बने थे, पहले युवान शिकाई फिर डॉक्टर सन्यास सेन। तो क्या हुआ था कि उसने मंचू वंश एक चीन में चला आ रहा था, जो सैकड़ों वर्ष से पुराना वंश था, उसको विस्थापित करके फिर ये कुमिंगतांग की सरकार स्थापित हुई थी। तो चीन में बहुत हलचल हुई, तो चीन अव्यवस्था का शिकार हुआ। तो इसका लाभ उठाकर तिब्बत ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। जब तिब्बत ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी तो ब्रिटिश को लगा कि जो चीन में जितनी हलचलें चल रही है, तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि चीन से हमेशा भारत की सुरक्षा का खतरा होता है, जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप इंडिया का अगर आप थोड़ा सा मैप अगर विजुअलाइज कर सकते हो तो मैं आपको बताऊं, एग्जैक्ट तो मैं आपको नहीं खींच के बता पाऊंगा, लेकिन मैं एक एरिया आपको बता रहा हूं। जैसे देखिए, ये अगर मान लीजिए चीन है, ओके, इससे उत्तर। इधर क्या है कि आप मानकर चलिए, अब यह है नेपाल है अगर मान के चलिए, और फिर आप एक आपने नाम सुना होगा, मैं बताना चाहता हूं, सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर का नाम सुना होगा, जिसको कहते हैं चिकेन नेक। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे ये बंगाल है, ये बंगाल है, तो ये बंगाल है, तो ये बंगाल का ही पार्ट में ये, अच्छा, और ये भूटान है, ये भूटान है, और ये सिक्किम है, और सिक्किम के बगल में सिल्लीगुड़ी, जो सिक्किम के बगल में है वो सिल्लीगुड़ी, उसको कॉरिडोर बोलते हैं, चिकेन नेक बोलते हैं। और चाइना मान लीजिए यहाँ है, तो चाइना यहाँ है, तो ये चुम्बी वैली है। अब चुम्बी वैली यही है, और चुम्बी वैली में एक पार्ट भूटान का आता है। मैं एक एग्जैक्ट नहीं आपको दिखा सका, मैं एक थोड़ा सा आइडिया आपको इधर से एक पार्ट भूटान का आता है, एक पार्ट इंडिया का आता है, और एक पार्ट चाइना का आता है। यहीं पर डोकलाम में स्टैंड ऑफ हुआ था। तो चीन हमेशा क्या करता है, चुम्बी वैली में आने का प्रयास करता है, और इंडिया चाहता है कि भूटान वहां पर बफर क्षेत्र के रूप में बना रहे। तो चीन अगर चुम्बी वैली में आ गया तो फिर एक दिक्कत यह होगी आपको कि वो अगर चिकेन नेक पर किसी तरह से कब्जा कर लिया, इंडिया में फ्यूचर में वॉर हुआ, तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, जैसे असम है, वो असम और नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, वो इसी सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर से इंडिया से जुड़ता है। आप ऐसे बंगाल से आओगे तो सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर से आप असम में घुसते हो। अगर वह ब्लॉक हो गया, सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर या चिकेन नेक चुम्बी वैली के जस्ट निकट है, तो फिर क्या होगा कि आपका ये पूरा का पूरा रोड ब्लॉक हो जाएगा, आप नॉर्थ ईस्ट में जा ही नहीं सकते, इंडिया नॉर्थ ईस्ट से कट जाएगा। तो इसलिए देखो समस्या क्या है कि तब आपके पास नॉर्थ ईस्ट में जाने का एक ही उपाय है कि आप बांग्लादेश से रास्ता मांगो, और बांग्लादेश आपको नॉर्थ ईस्ट में भेज देगा। बांग्लादेश में अब डिपेंड करता है कि वहां पर कोई फ्रेंडली सरकार हो। अगर बांग्लादेश में फ्रेंडली सरकार नहीं हुई तो आपको क्यों देगी। जैसे हमको याद है कि 2009 में वहां पर जब शेख हसीना वाजिद की सरकार आई है, तो जाके फिर जो मुजीबुर रहमान की बेटी है तो इंडिया से फ्रेंडली रही है, और उससे पहले जो बेगम खालिदा जिया थी वो एंटी इंडियन थी। तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होता था, अब अगर बांग्लादेश ने रिफ्यूज किया और आपका सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर गया तो आपके पास फिर एक रास्ता है,
आपको बर्मा से दोस्ती होनी चाहिए, और बर्मा क्या करेगा, कलकत्ता से, जैसे कलकत्ता है तो अब मान लीजिए ये कलकत्ता है और कलकत्ता में ये कलकत्ता का बंदरगाह है, तो इधर बर्मा है और बंगाल की खाड़ी क्रॉस करके यहाँ पर बर्मा में एक सीटवे बंदरगाह है, तो ये कलकत्ता से आप सीटवे बंदरगाह पर पहुंच सकते हैं और फिर बर्मा होकर तब आपका नॉर्थ ईस्ट इधर है, तो फिर बर्मा होकर फिर नॉर्थ ईस्ट में आप जा सकते हैं। तो अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर गया तो आपको बांग्लादेश का पहले चाहिए, और बांग्लादेश अगर नहीं रहा फ्रेंडली तब तुमको बर्मा का चाहिए, कि बर्मा वाला तो बहुत डिफिकल्ट है ना, फिर तो आपको उसके लिए तो बंगाल की खाड़ी में घुसना पड़ेगा। तो ये समस्या ब्रिटिश के समय थे, ब्रिटिश उसमें रिस्क नहीं लेना चाहते। ब्रिटिश ने क्या किया, अपना मैकमोहन लाइन खींच दिया 1914 में। उसने कहा कि देखो भाई, तुम्हारा और चाइना का जो मामला, आई डोंट नो, चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव को भी बुलाया कि आप भी बैठो। 1914 में उसने तिब्बत, चीन और भारत तीनों के प्रतिनिधियों को बैठाकर उसने साइन कर दिया, लेकिन चीन नहीं आया, चीन ने साइन नहीं किया। चीन ने कहा कि हम नहीं, गलत है, हमारा जो हमारा ये क्षेत्र नहीं है, उधर नॉर्थ वेस्ट में उसको अपना कुछ प्रॉब्लम था, तो वो अपना मना कर दिया कि हम साइन नहीं करेंगे। तो 1914 में तिब्बत से साइन करवा लिया, और तिब्बत का ही इंडिया पड़ोसी था, तो उनसे हमको कोई लेना देना नहीं था, हम लोगों ने भी संतोष कर लिया। ये है। अब नेहरू जी की गलती आपको समझ में आ जाएगी, हुआ कहाँ। ये सब तो आपका रीजन है, वो आप देख लीजिएगा। नेपाल का है, देखो यह बांग्लादेश का है, ये अरुणाचल लार्जली क्लेम बाय तिब्बत, देखो ये तिब्बत का रीजन है, ये भूटान का रीजन है। ये सब आप लोग मैप पर देखोगे तो मिल जाएगा, वो तो मैंने आपको बोर्ड पर थोड़ा सा लकीरें खींच कर दिखा दी। जैसे ये हो गया 1950 में चीन का तिब्बत पर। अब चीन ने तिब्बत पर कब्जा करने की पूरी योजना बना ली, उसमें नेहरू को कठोर होना चाहिए था। वहां दिक्कत यह थी कि नेहरू का अप्रोच इतना एंटी अमेरिकन था कि अमेरिका के जेन्युइन जो कंसर्न है वो भी समझने के लिए तैयार नहीं थे। अब चाइना कह रहा था कि हम तिब्बत में जाएंगे, और तिब्बत के साथ हमारी पहले भी संधि हुई पड़ी थी, और तिब्बत में हमारे कुछ पैतृक अधिकार थे जो ब्रिटिश छोड़कर गए थे। तिब्बत में हमारा वहाँ कौंसल बैठना था, वहाँ हमारा ट्रेड कौंसल बैठता था। तिब्बत में हमारे कुछ विशेष अधिकार थे एज ए नेशन, वो सब वहाँ पर पड़ा हुआ था, और चाइना तिब्बत में घुसना चाहता था। अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ मिलकर चाइना के षड्यंत्र को काउंटर करना शुरू किया। उस समय जवाहरलाल नेहरू भावुक हो गए, वहीं से मिस्टेक शुरू हुआ। और मिस्टेक की शुरुआत क्या हुई कि के.एम. पन्नीकर जो एक हिस्टोरियन है, उनको वहां राजदूत, पहले तो केपीएस मेनन थे, फिर के.एम. पन्नीकर को राजदूत बनाकर भेजा गया। और के.एम. पन्नीकर बहुत ज्यादा प्रो चाइनीज थे, तो उन्होंने चाइना के तिब्बत के मामले में नेहरू को समझाना शुरू किया कि भाई तिब्बत के मामले में इंडिया को ज्यादा अवरोध नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल तिब्बत उसका अंग रहा है और साम्राज्यवादी शक्तियों ने उसे अलग किया है। तो नेहरू हर स्थिति में चाइना से मित्रता करने के लिए इतने व्यग्र थे कि उस समय वल्लभ भाई पटेल, अफसोस क्या हुआ कि वल्लभ भाई पटेल 1948 के बाद, फिर 1950 में उनका डेथ ही हो गया। 1948 में गांधी के डेथ के बाद ही बीमार रहने लगे, फिर उसके बाद एसेसिनेशन के बाद, और फिर उसके बाद उनका डेथ हो गया। तो जब 1949 में जब एक बार चाइना ने अटैक किया तिब्बत के ऊपर, तो इस पर तुरंत उन्होंने सेना जब भेजी, तो इस पर उन्होंने ऑब्जेक्ट किया वल्लभ भाई पटेल ने। और वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू जी को कहा, पंडित नेहरू को, कि देखिए ये हम लोग बहुत गलत करने जा रहे हैं, क्योंकि तिब्बत हमारी सुरक्षा कवच है, वो हमारा बफर क्षेत्र है। अगर तिब्बत का बफर क्षेत्र हट गया चीन और भारत के बीच से, तो भविष्य में बहुत प्रॉब्लम होने जा रहा है। तो लोन वॉइस थे, क्योंकि विदेश मंत्री भी तो जवाहरलाल नेहरू नहीं रखते। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर एंड ही हैज डोमिनेटेड द एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट एज वेल as he dominated external affairs department, so he did not permit even anybody to intervene into his matter. डायरेक्ट एम्बेसडर से वो चाइना में बात करते थे। तो वल्लभ भाई पटेल was the lone voice who could have the some cheek over Nehru gestures, but unfortunately due to the sudden death of Vallabhbhai Patel, Nehru became completely free in conducting the Chinese policy. तो वहां से समस्या आगे शुरू हुई। अब 1950 में चीन का तिब्बत पर कब्जे के पश्चात मैकमोहन लाइन असुरक्षित हो गया। जब उसने कब्जा कर लिया तो हमारा जो मैकमोहन लाइन है उसका अब असुरक्षित होना तय था। अब वहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेहरू तिब्बत को बचाने, उस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में विफल। अब नेहरू को चाहिए था, क्योंकि अमेरिका इस मामले को यूएनओ में लाया था,
जबकि नेहरू ने कृष्णन मेनन को डिफेंस मिनिस्टर बनाया था और उन्होंने कहा कृष्णन मेनन को कि आप जिसमें वोटिंग होने लगे चाइना के अगेंस्ट में, उसमें आप बाहर रहिएगा। और चाइना ने कभी यह जानने नहीं दिया, क्योंकि ब्रिटिश ने एक बड़ी चालाकी की थी। ब्रिटिश ने मैकमोहन लाइन जब खींचा था तो ब्रिटिश ने कहा था कि हम चीन की सुजेरेनिटी तब तिब्बत पर एक्सेप्ट करेंगे जब चीन तिब्बत की ऑटोनॉमी को एक्सेप्ट कर ले। तो वही कंडीशन हमें भी रखना चाहिए था चीन के पास, लेकिन चीन ने वहां बेफुल किया, तिब्बत पर कब्जा कर लिया, हम कुछ नहीं कर पाए, वी कुड नॉट डू एनीथिंग। तो दैट बिकेम अ बैड ओमन फॉर द फ्यूचर। तो नेहरू तिब्बत को बचाने, उस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय करने में विफल रहे। नेहरू तथा उनके रक्षा मंत्री कृष्णन मेनन को इस बात की गलतफहमी थी कि चीन आक्रमण नहीं कर सकता। अब देखो उन्होंने क्या किया। कृष्णन मेनन एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल भी थे, 1930s से ही नेहरू से जुड़े रहे थे, नेशनल मूवमेंट में भी उनका कुछ रोल रहा था। नेहरू ने उन्हें डिफेंस मिनिस्टर बनाया और वो नेहरू खुद बुक्स की दुनिया में ज्यादा रहते थे और कृष्णन मेनन उनसे भी ज्यादा दुनिया में थे, बुक्स की दुनिया में, द वर्ल्ड ऑफ द बुक्स। अब यू कैन से कि उनके बारे में कहा जाता है, कृष्णन मेनन के बारे में, कि उनको वो इतने मामलों के एक्सपर्ट थे कि अगर कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी बैठा हो तो उससे भी उसी तरह फ्लुएंटली वो बात कर सकते थे। और कोई अगर लिटरेरी पर्सन, कोई स्कॉलर, कोई अगर साहित्यकार बैठा हो तो साहित्यकार से भी उसी अंदाज में बात कर सकते थे। ही वाज सो वेल रेड पर्सन। उनका पूरा घर केवल पुस्तकों से भरा रहता था। तो कृष्णन मेनन बेसिकली उनका आइडियोलॉजी कम्युनिज्म की थी। तो कृष्णन मेनन ने जवाहरलाल नेहरू को कन्विंस किया कि आप बेकार चिंता कर रहे इससे लेकर, चाइना को लेकर, वो आक्रमण हम लोगों पर नहीं कर सकता, ये गलतफहमी है। तो अब नेहरू इस बात से कन्विंस हो गए और सैन्य तैयारी के बिना आक्रामक रुख अपनाना। अब तीसरी गलती क्या उन्होंने की कि जैसे देखो, एक तो 1954 में पंचशील की उद्घोषणा की। तो उसमें हुआ ऐसा कि जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, इंडिया को थोड़ा धक्का लगा, नेहरू ने रैशनलाइज कर लिया। और मैं आगे जैसा कि आपको मैप में बताऊंगा कि अगर आप थोड़ा सा मैप पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे देखो ये एरिया, देखो ये तिब्बत का एरिया है। अब समस्या यहीं से शुरू होगी। ये देखो काराकोरम पास है और ये अक्साई चीन, और लद्दाख के रीजन के बगल में लद्दाख का रीजन है, लद्दाख का। तो एक्चुअली हुआ ऐसा कि जब 1950 में तिब्बत पर कब्जा किया चीन ने, तो सबसे बड़ी समस्या क्या हुई कि उसने अब इस बात का दावा करना शुरू कर दिया कि मैकमोहन लाइन गलत है। और दोनों तरफ उसने दावा किया। एक तरफ हमारा जो सिक्किम साइड है और अरुणाचल, जिसको नेफा कहते हो, आज जहां अरुणाचल प्रदेश से पहले कहलाता था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा। तो नेफा पर प्रश्न चिन्ह लगाया, चूंकि आप उधर देखोगे तो उसको कहते हैं दक्षिणी तावांग। तो कहा कि देखो ये जो तावांग क्षेत्र जिसको आज हम कहते हैं अरुणाचल, उसने कहा कि यह क्षेत्र दक्षिणी तिब्बत है और ये गलत लाइन खींची गई है। और फिर उसने उत्तर पश्चिम भी क्लेम कर दिया। ये अक्साई चीन का जो रीजन तुम देखते हो, इस चीन को उसने अपने मैप में दिखाना शुरू कर दिया। 1959 की बात है। उससे पहले हम लोगों ने क्या किया कि 1954 में चाइना के साथ, चूंकि जवाहरलाल नेहरू का अभी नशा टूटी नहीं थी, उनको ये लगा कि हमारी उसकी मित्रता एक रंग लाएगी, ये सब गलतफहमी है। और उन्होंने रैशनलाइज किया कि भाई तिब्बत हैज रिमेन्ड टू बी द पार्ट ऑफ चाइना सिंस टाइम इमेमोरियल। इट इज ड्यू टू imperialistic पॉलिसी ऑफ सर्टेन ब्रिटिश ऑफिसर्स। Tibet has been separated from China. So if China has made a reclaim on Tibet, it is not wrong. After all, we have to accept this. क्योंकि उसमें हम लोगों को क्या लेना देना है। इस प्रकार से कह के उन्होंने रैशनलाइज किया। और 1954 में चाओ एन लाई आया और जवाहरलाल नेहरू पंचशील, जिसकी आज तुम इतनी बातें सुनते हो, पंचशील की घोषणा हुई। पीस के 5 प्रस्ताव लाए गए। अब देखिए कितनी चालाकी चीन ने की। उस पूरे पंचशील में यह बात तय नहीं हुई कि मैकमोहन लाइन को आप एक्सेप्ट करिए। नेहरू ने मैकमोहन लाइन का मुद्दा रखा ही नहीं उसमें, नंबर 1। नंबर 2, चीन पर यह कंपल्सन नहीं लगाया गया कि आप कश्मीर पर भारत के मतलब नियंत्रण को स्वीकार करिए, उसे वो एक्सेप्ट नहीं किया हुआ था चीन। और हमने तुरंत मान लिया उस घोषणा में कि तिब्बत चीन का अभिन्न अंग है। ये बहुत बड़ी कूटनीतिक भूल थी हमारी। अब चीन का आक्रामक रवैया वहीं समाप्त नहीं हुआ। अब हुआ आगे घटना कि
तिब्बत तो बार बार भारत की तरफ गुहार कर रहा था, उधर अमेरिका और ब्रिटेन वहाँ पर विद्रोह भी छिड़वाने की कोशिश कर रहा था, कुछ वहाँ पर वेपन्स भेजने शुरू कर दिए थे, अपने सीक्रेट एजेंट्स को भेजना शुरू कर दिया था। चीन को लगता था इसमें भारत का भी हाथ है। भारत उधर अमेरिका से दूरी बनाए हुए था हर स्थिति में, तो इस कारण से वो अमेरिका कुछ सहयोग भी नहीं कर पा रहा था कि तिब्बत को बचाने में कुछ कर सके। उस समय अगर वो अमेरिका से इस मुद्दे पर कम से कम इस इशू पर अगर सहयोग करता तो संभव था कि स्थिति बदल जाती। उधर क्या हुआ कि तब तक सोवियत रसिया की नीति में भी परिवर्तन आया, क्योंकि जब आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति देखते हो तो आपको सब पर ध्यान रखना पड़ता है। सोवियत रूस में पहले स्टालिन हुआ करता था, 1953 में उसका डेथ हो गया था, और 1953 में एक नए हेड ऑफ सोवियत रशिया का बना था क्रुश्चेव। तो क्रुश्चेव का और माओ सेतुंग जो चीन का था उसका आपस में नहीं बनती थी, बल्कि माओ सेतुंग को यह लगने लगा कि यह एक कमजोर टाइप का कम्युनिस्ट रूलर है, तो हम बेहतर है कि मैं अब कम्युनिज्म का अपने आप को स्टालिन का उत्तराधिकारी घोषित करते हुए ये पूरे वर्ल्ड में हम कम्युनिस्ट का झंडा अब चाइना लेकर आगे बढ़े, और इसके लिए हमें मजबूत नीति दिखानी आवश्यक है कि हम पावरफुल हैं। और इसलिए भी उसने उधर 1956 में सोवियत रसिया के अगेंस्ट में कुछ और देशों का, हंगरी ने विद्रोह कर दिया था, वो एक कम्युनिस्ट कंट्री था, पोलैंड ने विद्रोह कर दिया था। तो चीन को लगा अब समय आ गया है कि धीरे धीरे पूर्वी खेमों में विद्रोह शुरू हो गया है और हमें झंडा लेकर आगे बढ़ना चाहिए और पूर्वी खेमे का लीडरशिप खुद अपने हाथों में ले लेना चाहिए। तो उसके दिमाग में यही खिचड़ी पक रही थी, बात आगे बन रही थी। अब वहां से जब आगे बढ़ते हुए चलते हो तो 1959 में उसने जो मानचित्र का प्रकाशन किया, इसमें अक्साई चीन का जो रीजन तुम देख रहे हो, उधर जो तुम उसको उसने अपने क्षेत्र में प्रकाशित किया। भारत ने आपत्ति प्रकट की, तो चीन ने हमेशा उसको देखोगे तो बड़ी एम्बिग्विटी होती है उसकी बात में। अब कश्मीर वाले में हमें कैसे विफुल बनाया, पहले उसने कश्मीर पर कोई बयान नहीं दिया, और जब बाद में उसने जब 1962 का वॉर हुआ तो उसने यह घोषित किया कि कश्मीर भारत का अंग नहीं है। जिस पर भारत ने सवाल किया कि लेकिन आपने तो इससे पहले कभी नहीं कहा कि कश्मीर इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया। तो चाइना ने जवाब दिया कि आई हैव नेवर इवन सेड दैट कि कश्मीर इज द पार्ट ऑफ इंडिया, हमने कभी आपको यह भी नहीं कहा कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा है। तो इस प्रकार से वो हमेशा डुअल गेम खेलता है। तो इसने पहले जब एक बार पहले भी उसने प्रकाशित किया था, तो जब इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि अच्छा देखिए आपने तो ये मैप में तो हमारा क्षेत्र आप दिखा रहे हो, तो उसने कहा कि देखिए पुराना चियांकाई शेख की सरकार का मैप है, शायद हो सकता है कुछ गलतियां रह गई हो और फिर उसको हम दूर कर देंगे। और अब वो कहने लगा कि नहीं, हमने देखा उसमें कोई गलती नहीं। अब दोनों के बीच तनाव जब काफी बढ़ गया और नेहरू पर दबाव पड़ने लगा पार्लियामेंट में कि भाई आपने क्या कर दिया। और इधर कृष्णन मेनन है, वो कृष्णन मेनन ने जो डिफेंस मिनिस्टर है उसका साम्यवादी रुख था, उसके अगेंस्ट में प्रतिक्रिया होने लगी। के.एस. थिमाया थे जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, वो बड़ा व्यवहारिक, बड़ा एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति था। उसने कहा कि देखो चाइना का एग्रेसिव है रूप, सो ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है, आप लोग उसको सहन कर रहे हैं परंतु उसका इरादा कुछ और है। कृष्णन मेनन उसके साथ एग्री नहीं करता था। थिमाया ने गुस्सा खाकर रिजाइन कर दिया कि नेहरू ने उनको फिर दोबारा एक्सेप्ट करवाया कि देखिए आप गुस्सा मत करिए, आप आ जाइए। और फिर थिमाया 1961 तक जॉब भी किया, जब रिटायर हुए 61 में तो वो गए, तब फिर BN कॉल आ गए। तो यहाँ पर जब उन्होंने अब देखा, जब आप समझ सकते हो कि इस प्रकार से नेहरू की सरकार भूल पर भूल किए चली जा रही थी। अब नौबत आ गई थी कि 1959 में जब तनाव बहुत प्रकाष्ठा पर पहुंच गया तो चाओ एन लाई भारत आया। जब चाओ एन लाई का मुझे अभी तक याद है कि एक हमने बुक पढ़ी थी, एक के नटवर सिंह का नाम सुना होगा, अब तो लोग ऑब्लिवियन में चले गए, लेकिन के नटवर सिंह कांग्रेस गवर्नमेंट में बहुत समय तक विदेश मंत्री रहे थे। तो बाद में खैर कांग्रेस में ही उनका बाहर हो गए थे वो। तो फिर उसके बाद उन्होंने एक बुक लिखी थी, वन लाइफ इज नॉट इनफ, उनका ऑटोबायोग्राफी थी। तो उसमें चूंकि वो रहे थे हमेशा एक एम्बेसडर के पद पर, बहुत जगह पर काम किया था, फिर वो तो उनके पास बहुत एक्सपीरियंस था फॉरेन पॉलिसी का, तो उसमें उन्होंने बहुत चीज़ शेयर किया हुआ था। तो चाओ एन लाई के बारे में लिखा था, जब इंडिया में आया था तो वो एक यंग ऑफिसर थे, तो उनको उसके साथ लगाया गया था कि आप इनको हमेशा रहिए खिदमत में, और जहाँ कोई ज़रूरत हो और जहाँ इनको जिससे मिलना हो मिलवाइए। तो इस सारे मिनिस्ट्री में वो जाता था और जाकर इंडियन लीडर्स को खुशामद करने की कोशिश करता था। तो इसी पर एक न्यूज़पेपर ने इंडिया में उसका कल के कार्टून छाप दिया, जिसमें चाओ एन लाई का पूरा शरीर मानव का है, उसका मुख सांप का है और सांप की तरह बड़ा जीभ निकालकर वो लपलपा रहा है। सो वो जो देखा कल होकर सुबह पेपर में चाओ एन लाई देखा तो इतना गुस्सा खा गया कि पेपर को उठाकर सीधा फेंका और के नटवर सिंह को कहा कि व्हाट टाइप ऑफ नेशन यू आर,
Here even you don't know the basic decency about how to treat the guest. तो कहा कि नटवर सिंह कि हम उनको समझाए कि देखिए दिस इज इंडिया, एक्चुअली वी आर डिफरेंट फ्रॉम चाइना, देर इज अ फ्री प्रेस एंड प्रेस इज इंडिपेंडेंट टू टेक द व्यू, वी कैन डू नथिंग टू पुट अ चेक ओवर सच इंसिडेंट्स। तो मतलब इस प्रकार से उन्होंने उसको ये किया। स्थिति नहीं संभली। उसके बाद आप देखेंगे पीछे कि उन्होंने सितंबर 1972 थांगला, अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा चाइना, और चाइना ने सितंबर 1972 थांगला रिज पर हमला कर दिया। फिर अक्टूबर 1962 में नेफा आप देख रहे हो अरुणाचल में, जैसे आप सिक्किम देख रहे हो ना, तो अरुणाचल का रीजन देख रहे हो, तो उधर से चाइना साउथ की तरफ वो नेफा पर हमला कर दिया। 20 अक्टूबर को गलवान घाटी अभी मैंने आपको दिखाया था, ये नेफा का रीजन है, आप देख रहे हो, ये है, ये तिब्बत, यहीं से चाइना आएगा, यहाँ से मैकमोहन लाइन है, यही मैकमोहन लाइन था, तिब्बत और हमारे बीच लाइन था, इसका कोई मतलब नहीं था चाइना का, वहां से हमला कर दिया। फिर ये जो गलवान घाटी यही देख रहे हो, यहाँ पर हमला किया उसने, ये हमारे लद्दाख क्षेत्र की तरफ घुस रहा है। इधर पहले से ही वो काराकोरम रूट अपना बना लिया था, और अक्साई चीन में उसने पहले ही रोड बना लिया था, पहले उसकी प्लानिंग थी तिब्बत पर इन्वाइट करने से पहले। और तो नेफा पर 20 अक्टूबर को गलवान घाटी में 13 चौकियों पर कब्जा, असम खतरे में। और जो तेजी से आगे बढ़ने लगी चीन की सेना, अब देखो नेहरू की सरकार की गलती क्या हुई, ये सबसे बड़ा मिस्टेक था जिसकी कीमत हमें चुकानी पड़ी। जब हम मिलिटरली प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो मिलिटरली प्रिपेयर्ड न होने पर हमें फॉरवर्ड पॉलिसी नहीं अपनानी चाहिए थी। फॉरवर्ड पॉलिसी का मतलब यह हुआ कि जब चीन उधर थांगला रीज की तरफ बढ़ रहा है, और जब रीजन की तरफ बढ़ रहा है, गलवान घाटी की तरफ इनक्रॉच कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें चाहिए था वहाँ डिप्लोमेसी से काम लेना, इस मामले को यूएन में लाते, या फिर इंटरनेशनल कुछ इस तरह के देते, या चाइना से बायलैटरल वार्ता करने की कोशिश करते। तो नेहरू एक्चुअली कृष्णन मेनन ने उनको समझा दिया, और के.एस. थिमाया ने पहले ही कहा था, यहाँ फॉरवर्ड पॉलिसी से मतलब है कि जहाँ चीन की सेना है तो बॉर्डर से आगे बढ़ा कर उसको, मतलब चीन जहाँ बढ़ गया था उसको धक्का देकर पुश करके पीछे खदेड़ कर अपना बॉर्डर स्थापित करना, इसको कहते हैं फॉरवर्ड पॉलिसी। अब बताइए, जब हमें आज़ादी मिली थी तो हमारी सेना भी बट गई थी, हमारे पास मात्र 4 लाख सेना थी, और चीन गृह युद्ध लड़ा था, तो चीन के पास लगभग कह सकते हो 50 लाख सेना थी। तो कन्वेंशनल वेपन्स में तो हमसे बहुत आगे चल रहा था, न्यूक्लियर वेपन्स में उसमें चाइना के पास था ना हमारे पास था। तो अब उसमें क्या है कि हम किसी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ भी नहीं था, वेपन्स में भी हमसे आगे था, रशिया से बहुत वेपन्स ले चुका था, गृह युद्ध में पहले ही अपना एक वॉर इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुका था चाइना में, जो हमारे पास नहीं था। हम बिल्कुल ही असुरक्षित थे, आरक्षित थे। तब हमें फॉरवर्ड पॉलिसी क्यों वहाँ लागू करना था? क्योंकि कृष्णन मेनन ने नेहरू को समझाया कि घबराइए नहीं, अगर पुश भी करेंगे तो चाइनीज कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो आक्रमण नहीं करेंगे, अभी की सिचुएशन में ऐसा नहीं है। तो नेहरू को लगा कि भाई पुश कर दें। और उधर क्या हुआ कि जब उनको पुश करने जब सेना गई, फॉरवर्ड पॉलिसी, के.एस. थिमाया ने पहले ही कहा था कि इफ इंडिया इज नॉट मिलिटरली प्रिपेयर्ड दे शुड नॉट ट्राई टू इजेक्ट चाइना फ्रॉम द रीजन। लेकिन नहीं, वैसा फिर हो गया, और इस तरह की गलती हमने कर डाली। अब चाइनीज जब कहर बनकर टूटे, इधर तो नेफा को उन्होंने तोड़ ही दिया उस चीज को, और तब घुस गए असम की तरफ बढ़ने वाले थे, बालोंग शहर तक पहुंच गए। उधर उन्होंने लद्दाख में भी दोनों तरफ उन्होंने दबाव बनाए रखा, और उनकी सेना आगे बढ़ने लगी। अब हम बिल्कुल ही अनप्रिपेयर्ड थे, हमारी आर्मी के पास वेपन्स नहीं था, ठंडी जगह पर लड़ने की स्थिति नहीं थी। अब जवाहरलाल नेहरू तो बिल्कुल अमेज थे। तब उन्होंने अमेरिका, एक तो अमेरिका, देखो ये विवाद का विषय है कि पहला कॉरेस्पॉन्डेंस किधर से आया, लेकिन विपिन चंद्रा भी एक्सेप्ट करते हैं कि नेहरू ने 2 लेटर अमेरिका को लिखे। तो उन्होंने जॉन एफ कैनेडी से, चूंकि के गालब्रेथ जो राजदूत था वो प्रो इंडियन था और प्रो नेहरू था, इसलिए बात बन गई। इन्होंने अमेरिकन जी.एफ. कैनेडी से इन्होंने संपर्क किया, और संपर्क करके उन्होंने उसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमको एयरफोर्स से सहायता करिए। पहले लेटर में नहीं, दूसरे लेटर में। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री से भी उन्होंने सहायता मांगी। तो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन पूरा का पूरा धरा रह गया। पूरा का जो गुटनिरपेक्ष, एक भी गुटनिरपेक्ष कंट्री, उनके क्लोज फ्रेंड मार्शल टीटो, उनके क्लोज फ्रेंड कर्नल नासिर,
एक भी कोई चीन को क्रिटिसाइज करने सामने नहीं आया। इंडिया वॉज कंप्लीटली आइसोलेटेड। नेहरू की तो स्थिति यह थी कि शेक्सपियरियन ट्रेजिक हीरो की तरह जीवन का रियलाइजेशन हुआ था। उन्होंने कहा कि पॉसिबली आई हैव बीन लिविंग इन ए मेक बिलीव वर्ल्ड, शायद मैं अपने ख्वाबों की दुनिया में जी रहा था। तो ही हमें याद आता है शेक्सपियरियन ट्रेजिक हीरो मैकबेथ क्या एम्बिशन लिए हुए थे, हैमलेट का इनडिसाइसिवनेस लिए हुए थे, और किंग लियर की तरह अंत में रियलाइज कर रहे थे कि आई एम ए फुलिश फॉन्ड ओल्ड मैन। लेकिन अगर कोई शेक्सपियर होता तो उसको किसी हैमलेट को खोजने की जरूरत नहीं होती, उसे कोई मैकबेथ को खोजने की जरूरत नहीं होती। जवाहरलाल नेहरू एक कैरेक्टर, वो ट्रेजिक कैरेक्टर के रूप में काफ़ी थे कि पूरे नेशनल मूवमेंट में वो युवा नेता जो आकाश में सितारे की तरह आए थे। 1927 को उस यंग एज में उन्होंने ब्रुसेल्स के डिप्रेस्ड नेशंस, जिसको कहते हो डिप्रेस्ड नेशंस के ग्रुप को उन्होंने एड्रेस किया था। लाहौर अधिवेशन से पहले भी दुनिया में उनका रिकॉग्निशन हो चुका था। दुनिया के नेता के रूप में भारत में उभर रहे थे। उनके पास एक वैकल्पिक आर्थिक दृष्टि थी, उनके पास एक वैकल्पिक विदेश नीति थी, लेकिन आज ध्वस्त हुए पड़े थे। इंदिरा गांधी ने भी स्वीकार किया कि सदमा को झेल नहीं पाए और बस 1964 मई 1964 में उनका डेथ हुआ। इंदिरा गांधी ने कहा कि उनकी अकाल मृत्यु थी, इट वॉज नॉट अ नेचुरल डेथ। तो इस तरह से चाइना ने, अब चाइना ऐसा क्यों किया, उसको इन्वाइट करने की जरूरत क्या थी? तो चाहे वो स्टैंड ऑफ देखें या वर्तमान स्टैंड ऑफ देखें, एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगा कि चाइना के साथ एक समस्या ये है कि चाइना जब भी संकट में पड़ता है तो वो इंडिया के साथ एक बार तनाव कर लेना मुनासिब समझता है। उस समय क्या था कि माओ सेतुंग की आर्थिक नीति बुरी तरह फेल हो चुकी थी। 1959 में 1959 में उसने एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी चलाई थी, जिसका उद्देश्य था इकोनॉमी को आगे बढ़ाना। लेकिन उस ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी इतनी विफल रही कि लगभग 4 से 5 मिलियन लोग चीन में भूख से तड़प कर मर गए, जबकि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री था। पूरी दुनिया में उसकी भद पिट गई। तो ऐसी स्थिति में चीन में उसके अगेंस्ट में असंतोष लग रहा था, तो उसको लाना था। दूसरा, वो कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड का लीडरशिप अपने हाथ में लेना चाहता था। और तीसरा, वह कम्युनिस्ट कंट्रीज में भी अपनी ताकत दिखाना चाहता था और सोवियत रशिया से के खुर्शियों के सामने अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता था। और सोवियत रूस न्यूट्रल रहा, ये भारत के पक्ष में था। और इस तरह से तुम देखते हो कि माओ सेतुंग का जो एडवेंचर था वो नेहरू के लिए डिवास्टेटिंग सिद्ध हुआ और हम चाइनीज डिबेकल के शिकार हो गए। इंडिया चाइना के मित्रता के दिन समाप्त हो गए। हिंदू चीनी भाई भाई का जो स्लोगन है वो मिथ्या सिद्ध हुआ और इंडिया आज भूमिसात हो गया। अब बच्चों, हमारा इंटरेस्ट थोड़ा आगे तक आपको ले जाना है, क्योंकि आप जानते हो अतीत से वर्तमान में थोड़ा मैं शीघ्रता से आपको पहुंचाऊंगा, क्योंकि आप जानते हो कि अतीत की तरफ मैंने इसलिए ज़्यादा रुख किया कि आप में से बहुतों को अतीत की जानकारी नहीं होती है, क्योंकि चूंकि आपका बैकग्राउंड अगर उस तरह का नहीं है तो आई थिंक यू शुड गो थ्रू इट। अब नेहरू के पश्चात क्या हुआ? तो बहुत समय तक हमने चाइना से 1964 में हमने चाइना को साफ कह दिया कि आपसे हमारा कोई भी संबंध तब होगा जो पहले आप बॉर्डर को सुधारो और हमारा जो क्षेत्र है। अच्छा, और चाइना ने चालाकी क्या की कि लगभग हमारा वो देखते हो लद्दाख क्षेत्र में जो 20,000 वर्ग मील क्षेत्र पर कब्जा करके बैठ गया, और तब उल्टा दावा करने लगा अरुणाचल वाले क्षेत्र पर। और बीच बीच में इंडियन गवर्नमेंट को ये भी कहता कि ऐसा करिए, हम लोग एक्सचेंज कर ले, मतलब कि उधर आप हमको दे दीजिए जिसको तुम आज देखते हो, जो रीजन आप देख रहे हो, जो मैंने अभी आपको बताया था, तो नॉर्थ वेस्ट में आप दे दीजिए और बदले में मैं अरुणाचल से अपना क्लेम वापस ले लेता हूं, या जिसको वो कहता था साउदर्न तिब्बत, उससे मैं अपना क्लेम वापस ले लेता हूं। इंडिया ने उस पर नहीं माना और 1964 में इंडिया ने कह दिया कि भाई आगे अब बॉर्डर के बाद ही आपसे कोई वार्ता हो पाएगी। फिर श्रीमती गांधी को ऐसा लगा कि भाई लंबे समय तक चीन जैसे देश के साथ दूरी बनाए रखना ठीक नहीं है, तो उसने 1976 में चीन के साथ फिर राजनयिक संबंध को पुनर्बहाल कर दिए। फिर मैं इसमें बताना चाहूँगा कि इसमें एक और घटना हुई है जो बीच में आप जान लीजिए। बीच में जब श्रीमती गांधी चुनाव हार गई इमरजेंसी पीरियड के बाद 1977 में, तो फिर उसके बाद जनता पार्टी की सरकार गठित हुई थी। तो जनता पार्टी की सरकार में जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने फिर चीन के साथ मतलब एक यात्रा उन्होंने की थी,
लेकिन उसी समय चीन ने एक गलती कर दी, उसने वियतनाम पर आक्रमण कर दिया और वियतनाम भारत का मित्र था, तो भारत ने फिर अपना पांव पीछे खींच लिया। आगे राजीव गांधी के समय 1986-87 में, हालांकि ये जगह मैंने बताया समदोरंग चू की घाटी में फिर दोनों का स्टैंड ऑफ हुआ, जो होता रहा चाइना का। उसने एक हेलीपैड चाइना ने बना लिया था, वो हम लोगों के लिए करेंट था, हेलीपैड बना लिया था और अपनी सेना को उतारने लगा था, तो राजीव गांधी की सरकार ने उसे अपोज किया। लेकिन देखो उसके बाद हम लोगों ने एक सीख ली, फॉरवर्ड हम लोग पुश नहीं करते थे, फॉरवर्ड पॉलिसी। जब जहां चाइना बढ़ता उसके आगे एक टेंट लगा के इंडियन आर्मी बैठ जाती, ये भाई हम इधर से नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन वो इंडियन आर्मी कभी पुश करने की कोशिश नहीं करती थी। पुश करने की कोशिश हम लोगों ने डोकलाम में फिर किया, बहुत बड़ा रिस्क हमने लिया था, लेकिन थैंक्स गॉड। तो 1986-87 में भारत के बीच समदोरंग चू की घाटी में मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के बाद राजीव गांधी को भी लगा कि भाई एक लंबे समय तक उससे दुश्मनी रखना सही नहीं है, विशेषकर इसलिए कि उधर सोवियत रसिया के 1971 में भारत और सोवियत रूस के बीच संधि हुई थी, आप जानते हो, और पाकिस्तान और चीन के बीच गहरा संबंध हो गया था। उसे चीन कहता था ऑल वेदर फ्रेंड, जानबूझ के दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है। तो इसमें राजीव गांधी को गुड सेंस प्रिवेल किया और राजीव गांधी ने सोचना शुरू किया कि यह बेहतर है कि हमें चीन के साथ अपने संबंध सुधारने चाहिए। तो चीन के साथ संबंध सुधारने के क्रम में 1988 में राजीव गांधी पहला, 1954 में नेहरू के बाद राजीव गांधी वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु विजिटेड चाइना। तो चाइना विजिट किया और फिर वो चाइना जाता है, तो उसमें देंग चियाओपिंग था। एक्चुअली देंग चियाओपिंग, आपने चाइना में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का नाम सुना होगा, तो आर्थिक उदारीकरण का जो जनक है वो है देंग चियाओपिंग। तो देंग चियाओपिंग था। जब राजीव गांधी वहां पहुंचा था तो हम लोग टीवी पर देख रहे थे, याद है, बहुत भावुक हो गया था। और वो राजीव गांधी का हाथ पकड़ के बोलता है कि अब नई पीढ़ी ही पुरानी पीढ़ी की गलतियों को माफ करेगी। तो चाइना ने उसमें वार्म दिखाया। कारण क्या है कि देखो, मैं एक और थोड़ी सी इसी से जुड़ी हुई घटना है कि एक्चुअली क्या हुआ था कि बाद में रूस में और चीन में दोनों में मतभेद हो गया था। इवन 1962 के वॉर के समय भी रसिया ने भारत की तरफ झुकाव दिखाया, हालांकि न्यूट्रल रहा, और फिर उस वॉर के शीघ्र बाद भारत को हथियार देने शुरू किए। तो चीन समझ गया, क्योंकि उसमें सोवियत रसिया का भी विवाद, बॉर्डर क्लैश शुरू हो गया था चीन के साथ 1969 में, 1969 में, तो दोनों दूरी हो गई। तो अब अमेरिका को लगा दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका चीन को अपने खेमे में ले आया। आप लोगों को पता ना हो, मैं आपको बताऊं कि इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती रही है। हनीमून पीरियड रहा है 1971 से लेकर 1989 तक। और ये काम करवाए, शुभ कार्य किसके हाथों संपन्न हुआ? तो देयर वाज एन अमेरिकन एम्बेसडर और उनका नाम था हेनरी किसिंगर। वो चीन को बड़ा ही महत्वपूर्ण देश समझते थे। वो कहते थे कि चीन बड़ा ही महान कंट्री है और हमें चीन को के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका की तरह वो भी एक विशेष कंट्री है। तो 89 में अब क्या हुआ कि उधर कोल्ड वॉर समाप्त हुआ, सोवियत रसिया में गोरबाचोव आ गया, वो अमेरिका के साथ निकटता बढ़ाने लगा। भारत ने असुरक्षित महसूस किया कि 1971 की ट्रीटी के बाद परमाणु सुरक्षा अब तक सोवियत रसिया देता था, उसकी परमाणु छतरी अब छीनने वाली थी। उधर चीन का जो अमेरिका से जो बेहतर संबंध थे, वो अब अमेरिका धीरे धीरे वो गर्माहट समाप्त करके कोल्ड होता जा रहा था, जैसे जैसे रूस से उसका संबंध सुधर रहा था। तो दोनों ने सोचा कि चलो हम आपस में ही संबंध सुधारते हैं। फिर आगे जब भारत ने, चूंकि सोवियत रसिया का विघटन हो गया, पूरा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य बदल गया, तो हमने पोखरण 2 का विस्फोट किया। जब पोखरण 2 का विस्फोट किया तो चीन आग बबूला हो गया, विशेषकर इसलिए कि हम लोगों के तो करंट अफेयर था। उसमें क्या हुआ था कि एक हमारे भारत के उसमें डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, भारत के डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम। तो उन्होंने एक बयान दे दिया, उन्होंने कह दिया कि चूंकि एक्चुअली जब भारत ने जब एक्सप्लोजन किया था 1998 में, तो उसी समय पाकिस्तान ने जवाब में वो भी एक्सप्लोजन किया। तो इसी पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर बहुत कुछ मजाक के मूड में पत्रकारों को बयान दे दिया कि ये क्यों इतना बेचैन हो रहा है, मैं तो इसको ध्यान में लेकर भी नहीं चल रहा, हमने तो चाइना को ध्यान में रख के ये एक्सप्लोजन किया है, क्योंकि हमारा वो नंबर 1 एनिमी है। अब चीन आग बबूला हो गया। हमें याद है न्यूक्लियर, अगर इंडिया का न्यूक्लियर हिस्ट्री जानोगे
तो जब 62 में, देखो अब इतिहास में यह कहना तो बहुत मुश्किल होता है बच्चों कि क्या नहीं होता तो क्या होता, लेकिन हम अनुमान करते हैं कि अगर 62 में 1962 में इंडिया के पास परमाणु हथियार रहता तो चाइना इतनी हिम्मत नहीं करता, और ऐसा असंभव भी नहीं था। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो परमाणु कार्यक्रम था वो चीन से शुरू में आगे चला था, और हमारे पास वर्ल्ड क्लास के साइंटिस्ट होमी जहांगीर भाभा थे, और होमी जहांगीर भाभा ने एशिया में पहला परमाणु रिएक्टर उन्होंने स्थापित किया था ट्रॉम्बे में 1956 में ही। और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भी समझाने का प्रयास किया था कि भाई देखिए ऐसा है कि आप अगर अनुमति दे तो हम न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, तो नेहरू ने कहा कि नहीं नहीं, ये हमारे भारत के वसूल के खिलाफ है। तो वहाँ मामला वहीं दब गया था। तो फिर जब उनका डेथ हो गया, नेहरू को बड़ी इज्जत करते थे, तो लाल बहादुर शास्त्री आए, तो 1964 में चाइना ने विस्फोट कर लिया। तो अटल बिहारी वाजपेयी युवा नेता थे, पार्लियामेंट में उन्होंने धारणा शुरू किया। तो अब पूरे भारत में होने लगी कि इंडिया को भी बनाना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री पीछे हट गए, उन्होंने कहा कि नहीं, अमेरिका हमें परमाणु छतरी देगा, उसने हमें कहा है, हमें न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की जरूरत नहीं है। भाभा कह रहे थे कि हम बहुत कम कीमत पर बनाएंगे, आप कहिए तो सही, वो तैयार नहीं हुए। तो होमी जहांगीर भाभा खुद अपने पैसे खर्च करके अमेरिका गए और अमेरिकन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को समझाने का प्रयास किया कि अगर इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाता है तो वो न्यूक्लियर वेपन्स हमारे आपके हक में होगा। लेकिन जॉन एफ कैनेडी उस समय पता नहीं इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो वही उसके बाद 1966 में भाभा का डेथ ही हो गया। लेकिन वो अपने साइंटिस्ट को बोलते हुए गए थे कि तुम विस्फोटक पर अपना काम जारी रखना, और उसी का परिणाम है कि हम लोग आगे चलकर इसका विस्फोट कर सके। तो खैर जब 98 में हमने विस्फोट किया तो चाइना आग बबूला हो गया, स्थिति खराब हो गई, अमेरिका भी इंडिया से खफा हो गया, इकोनॉमिक एम्बार्गो लगा दी। तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की डिप्लोमेसी सामने लाई। उस समय जसवंत सिंह विदेश मंत्री थे, और उस समय ब्रजेश मिश्रा फॉरेन सेक्रेटरी थे। तो ब्रजेश मिश्रा ने डायरेक्ट अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन था उसको एक पत्र लिखा, और पत्र लिखकर उन्होंने कहा कि देखिए ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है ये चाइना के अगेंस्ट में है, चाइना हमारा नंबर 1 एनिमी है, और ये आपके हक में होगा क्योंकि चीन भविष्य में खतरा, और चीन के अगेंस्ट में उन्होंने कुछ लिखा। अब ये कूटनीति के इतिहास में एक नई बात थी कि किसी कंट्री को डायरेक्टली इतना कर सकते हो सैवेज ढंग से किसी के बारे में इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में लिखा जाए, और यह बात अमेरिका ने चाइना को डिस्क्लोज कर दिया। तो फिर आग बबूला हो गया। खैर चलिए, उधर 1996 में ताइवान के मुद्दे पर जो अमेरिका और चीन के बीच जो तनाव हुआ था, तो उस तनाव से अमेरिका को भी लग गया था कि भारत का कहना सही है, और फिर उसे लगा कि भाई चीन का आक्रामक रुख है। तो धीरे धीरे क्लिंटन भारत के निकट आने लगा, और 2000 ईस्वी में जब भारत की अमेरिका की जब उसने अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की, तो फिर दोनों के बीच संबंध सुधरने लगे, और उसी का नतीजा आगे देखते हो कि दोनों के बीच न्यूक्लियर ट्रीटी भी हुई। तो इधर चीन को भी आगे चलकर लगा, चीन तो पहले बहुत दूर दूर रहा भारत से, उसको भी लगा कि नहीं, अब बहुत दूर भारत से अलग रहना सही नहीं है। हालांकि मैंने जानबूझ के डिटेलिंग नहीं की, इस बीच सीमा पर कई वार्ता हुई। 1993 में दोनों के बीच कुछ तय हुआ, फिर 1996 में तय हुआ, फिर 2003 में तय हुआ। इधर बीजिंग के द्वारा 2000 ईस्वी के पश्चात संबंध सुधारने की दिशा में प्रगति शुरू कर दी गई, और 2003 और 2005 के बीच कई दौर की वार्ता हुई, और पहली बार चीन ने सिक्किम को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया कि हाँ सिक्किम भारत का अंग है। ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन 2006 में फिर चीन का एक प्रेसिडेंट था हु जिनताओ, उसने भारत की यात्रा की। तो कुल मिलाकर ये चल ही रही थी। लेकिन सवाल उठता है कि बीच बीच में स्टैंड ऑफ चाइना कर लेता है, और स्टैंड ऑफ क्यों करता है उसका भी 1-2 उदाहरण दूंगा। अब एक स्टैंड ऑफ डोकलाम में हुआ। अब डोकलाम में तुम वही जो जगह मैंने आपको बताई है, जैसे आप देखो ये डोकाला, ये जगह यही है चुम्बी वैली। अब चुम्बी वैली में तीनों की जगह है, इधर इंडिया का सिक्किम इंडिया का पार्ट पड़ता है, इधर चाइना का पड़ता है, इधर भूटान का पड़ता है। तो उसमें जो डिस्प्यूटेड रीजन था, जिसको आप देखते हो डोकालाम प्लेट्यू है, यहाँ पर डिस्प्यूटेड रीजन पर चाइना ने अपना रोड बनाना, सड़क बनाना शुरू किया, और वो इंडिया का भी हल्का इनक्रोच हो रहा था, और विशेषकर भूटान का इनक्रोचमेंट हो रहा था। इंडिया खड़ा हो गया, इंडिया कहा कि नहीं ये गलत है। तो इंडिया जो अपनी आर्मी भेज दी, तो पहली बार चीन कह रहा है कि इंडिया ने हमारे रीजन को क्रॉस कर दिया। अब इंडिया ने क्रॉस किया हो ना किया हो, लेकिन पहली बार 2017 में हमने फॉरवर्ड पॉलिसी, नेहरू के फॉरवर्ड पॉलिसी की मिला जुला कर रिपिटेशन कर दी। लेकिन इस बार हम तैयार थे। और दूसरी बात है कि हम एक तीसरी पार्टी भूटान को भी रखे हुए थे, ताकि दुनिया को यह कह सके कि देखिए भूटान के साथ गलत हो रहा है, कमजोर नेशन है, उसको दबाने की कोशिश की जा रही।
तो कुल मिलाकर चीन उस समय बड़ा एडवर्स कंडीशन में फंस गया था। 2017 में कुछ चाह कर भी नहीं कर सका, फिर तनाव हुआ, तनाव के बाद फिर आगे की स्थिति आई जो आप देखते हो कि आगे डोकलाम के बाद फिर ये ट्राई जंक्शन उसी को बोलते हैं जो चुम्बी वैली में हुआ, फिर हम लोगों ने फिर बातों को आगे बढ़ाई और फिर बीच बीच में संबंध सुधरते भी हैं। तो आपने वुहान वार्ता, आज वुहान तो दूसरे कारण से चर्चा में है, लेकिन आपको याद होगा 2018 में वुहान काफ़ी चर्चा में रहा था, क्योंकि मोदी और जो चीन के शी जिनपिंग जो प्रेसिडेंट हैं उनकी बैठक हुई थी और दोनों के बीच कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हुए थे। फिर उसके बाद महाबलीपुरम, आपको याद होगा कि मोदी साहब और जो प्रधानमंत्री मोदी हैं और जो शी जिनपिंग हैं उनका कैसे महाबलीपुरम में मोदी साउथ इंडियन ड्रेस पहन के, आप याद करिए, स्मरण शक्ति आपको वो घटना याद आ जाएगी। तो देयर यू विल फाइंड कि ग्रेजुअली जो इंप्रूवमेंट इन रिलेशनशिप, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर वाज इनकरेज फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो सब कुछ अच्छा जा रहा था। वुहान स्पिरिट के बाद महाबलीपुरम का स्पिरिट, लेकिन चीन हम हमेशा एहसास करा देता है कि भाई ये रिलायबल चैप नहीं है। अब क्योंकि सब कुछ अच्छा जा रहा था, तब उसने फिर वुहान बैठक के बाद महाबलीपुरम बैठक। तो अभी देखो, अब हम तुमको लेटेस्ट में ले आते हैं कि एरिया ऑफ डिफरेंस क्या है। आज वो BRI बना रहा है और स्टिंग ऑफ पल्स पॉलिसी तुम कहते हो। अब देखो, BRI जिसको कहता है कि हम दुनिया में एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, उसको कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये मोतियों की माला नीति है, इम्पोर्टेंट वो अपने, या उसका इकोनॉमिक प्रोग्राम कम और उसका जियो पॉलिटिकल प्रोग्राम ज़्यादा है, उसका स्ट्रेटेजिक मेजर्स ज़्यादा है। वो दुनिया के सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स पर कब्जा करके और वो चाहता है अपने रुतबा को बढ़ाना। और इंडिया विशेष रूप से, इंडिया में उसके स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल पॉलिसी को बहुत चर्चा में रही है। दूसरा देख तो बॉर्डर इशू आज तक नहीं निपटा है, क्योंकि फिर वार्ता कई होती है लेकिन उसमें गिव एंड टेक करना पड़ेगा और चीन गिव करने के लिए तैयार नहीं है। तीसरा है म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट इन तिब्बत एंड कश्मीर। अब क्या है कि वो कश्मीर पर बार बार बयान बदल देता है, तो भारत भी धमकी देता है कि मैं भी तिब्बत पर अपने पुराने स्टेटमेंट को बदल सकता हूं। तो ये दोनों के बीच आप ये भी देखो, अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर के लोगों को उसने वीजा नहीं दिया, उसके ऑफिशियली रिकॉग्नाइज वीजा नहीं दिया, उसके लिए एक स्पेशल एक पेपर बनवाया। तो ये बात वो ये एहसास कराता है कि कश्मीर तुम्हारा नहीं है और अरुणाचल तुम्हारा नहीं है। हालांकि चलो सिक्किम को तो मान्यता दे दी, लेकिन डोकलाम में वो भी वो धमकी दे रहा था कि हम सिक्किम से फिर मान्यता वापस ले लेंगे, परंतु भारत पीछे नहीं हटा। फिर द क्वेश्चन ऑफ ट्रेड इम्बैलेंस। अब ट्रेड में क्या है, दो बातें हैं। एक तो वो बैलेंस जानबूझ के अपने फेवर में किया हुआ है, मार्केटलिस्ट पॉलिसी अपनाता है, और दूसरा हम उसको कच्चे माल का निर्यात करते हुए हमें मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का करता है। तो ये इम्बैलेंस भी दोनों के बीच चिंता का कारण होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। जब आपने क्वेड का नाम सुना होगा, इंडिया जब ईस्ट में एक्ट ईस्ट आप कहते हैं जब एक्टिव है, तो वैसी स्थिति में तो आप समझ सकते हो कि चाइना को लग रहा है कि तो हमें टेथर करने के लिए, हमें काउंटर बैलेंस करने के लिए ग्रुप बना, जिसमें अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, और उधर जो वियतनाम से, फिलीपींस से, बाकी देशों से जो भारत की अंडरस्टैंडिंग है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी चाइना को अपने खिलाफ दिखता है। तो ये सब कारण है जिस कारण से मतभेद कायम है। अब रिसेंटली जो लद्दाख रीजन में जाके स्टैंड ऑफ किया है, जिसमें अभी देख रहे हो टेंशंस डिफ्यूज होने के ही प्रोसेस में है, उसके पीछे क्या वजह है। अब इधर कोविड-19, मैंने फिर एक बार मैं रिपीट करता हूं अपने उस वक्तव्य को कि जब रोम में आग लगी हुई थी तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, अभी उसका क्या मौसम था। तो इसके दो कारण हमने निर्धारित किए हैं। एक, डिस्ट्रैक्ट द वर्ल्ड अटेंशन फ्रॉम कोविड-19, क्योंकि आप जानते हो कि कोविड-19 में तो अमेरिका चीख चीख कर बोल रहा है, बाकी देश भी इस बात को अंदर ही अंदर मान रहे हैं। चाइना का सॉफ्ट पावर जो भी थोड़ा बहुत इमेज था वो काफी डैमेज हुआ। ऐसा लगता है कि कोविड-19 जिसके कारण पूरा वर्ल्ड आज कोलैप्स होने पर लगा हुआ है, वो चाइना के मिसमैनेजमेंट का परिणाम है। तो चाइना दुनिया का ध्यान उस पक्ष से हटाना चाहता है। दूसरी बात है कि चाइना के अंदर शी जिनपिंग के लीडरशिप के अगेंस्ट में जो थोड़ा डिसकंटेंटमेंट हो रहा है, उससे भी वो चाहते हैं अपने घरेलू नीति का भी परिणाम है। ये नेचुरली होता है, माओ सेतुंग से लेकर जिनपिंग तक जितने भी हैं वो सब घरेलू नीति का उपयोग करते हैं विदेश नीति में। अब इंडियाज एक्टिविज्म ऑन कश्मीर एंड प्रपोज, अब इंडिया ने आर्टिकल 370 को आप जानते ही हो कि रिपील कर दिया। तो अब इसके करने के बाद फिर तुम जानते हो लद्दाख को अलग कर दिया गया।
और उसी समय इंडिया का बयान आ गया था कई महकमों से, कुछ जर्नलिस्ट ने भी इस बात को उछाली कि अक्साई चीन पर भी रिकंसिडरेशन होगा। तो अब चीन को लग रहा है कि इंडिया जिस तरह से बोल्ड कश्मीर में होता जा रहा है, कहीं नेक्स्ट टाइम अक्साई चीन पर दावा करके उसमें घुस न जाए। तो अक्साई चीन पर अपने को इनसिक्योर फील करते हुए दैट में बी द वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड दिस प्रेजेंट स्टैंड ऑफ। तो ये आपका रिसेंट में ये मुद्दा आ सकता है। तो इस तरह से देखते हो उधर पाकिस्तान में उसने जो सी पैक जो स्थापित किया है, तो वो स्थापित 46 बिलियन का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, पीओके होकर वो गुजर रहा है। और इंडिया को इस पर गहरी आपत्ति है कि आपने वह क्षेत्र जो डिस्प्यूटेड क्षेत्र है वहाँ पर इस तरह का प्रोजेक्ट लाकर सीधा आपने हमारे हित पर चोट की है। तो ये नेचुरली है। और पाकिस्तान और चीन की जो मित्रता है उसमें कॉमन फैक्टर है इंडिया। हमें याद है कि जब 1962 में एक मैंने बुक पढ़ी थी, वो पुस्तक थी, एक हमारे फॉरेन एक्सपर्ट थे, उन्होंने इस पुस्तक को लिखी हुई थी। और उस कुलदीप नैयर, आपने नाम सुना होगा, जो गुजर गए, तो उन्होंने, जर्नलिस्ट थे, बड़ा फेमस जर्नलिस्ट थे, तो उन्होंने 2011 में लिखी थी बियॉन्ड लाइन्स। तो बियॉन्ड लाइन्स उन्होंने बड़ी एक दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो बियॉन्ड लाइन्स में उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा है कि जब 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो ब्रिटिश सरकार ने पाकिस्तान को समझाने की कोशिश की कि अभी बहुत अच्छा मौका है, जाओ भारत के फेवर में अपनी सेना भेज दो, भारत ऑबलाइज हो जाएगा और तुम लोगों की मित्रता हो जाएगी, अस्थायी मित्रता हो जाएगी, जितने गिला शिकवा है सब दूर हो जाएंगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को परसुएट करने का प्रयास किया, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही एक्शन नहीं लिया। बाद में वो बियॉन्ड लाइन्स में वो बताते हैं, मैंने हिंट करते हैं कुलदीप नैयर की, लाल बहादुर शास्त्री ने पूछा उनसे कि कुलदीप, अगर पाकिस्तान अपनी आर्मी भेज देता फिर आगे हम लोग क्या करते और फिर कश्मीर के मुद्दे पर कौन सा रुख हम लोग लेते। तो बेसिकली इट्स मतलब कई ऐसे मौके आए, लेकिन भारत और पाकिस्तान की शत्रुता नहीं मिटी। तो बच्चों, ये हुआ आपका चाइना का अतीत से लेकर वर्तमान तक। भविष्य की दिशा तो अब आप लोग देखोगे, आप लोग इंटरप्रेट करोगे। हम इसी तरह